Hello everyone, myself AK and I welcome you all to this channel. In this video, we are going to discuss our next part of open test discussion for 67th PPSC prelims examination. Okay, let's move to the next question. Question number 44. Okay, the next question is question number 44. ये assertion और region based question है. तो सबसे पहले हम लोग assertion को पढ़ते हैं. कथन है The sponsor and the most prominent figure of the Chishti order of Sufi in India are ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. ठीक है, बिल्कुल सही है. इंडिया में जो चिश्ती ऑर्डर है में जो प्रोमिनेंट है, मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर जो है वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. ठीक है, ये तो एसर्शन बिल्कुल सही है ना. एसर्शन सही है. रीजन अब हम लोग देखते हैं. रीजन में क्या है कि चिश्ती ऑर्डर टेक्स इट्स नेम फ्रॉम विलेज चिश्ती इन अजमेर. तो ये कह रहा है कि चिश्ती जो ऑर्डर है अजमेर के गांव चिश्ती से अपना नाम लेता है. ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है, क्योंकि चिश्ती जो विलेज है ना वो अजमेर में नहीं है, हेरात शहर में है. ठीक है, हेरात सिटी. कहाँ ये हेरात सिटी? ये अफगानिस्तान में है. हेरात का नाम काफी सुना होगा आप लोगों ने. जो लोग भी इंटरनेशनल रिलेशन को कवर करते होंगे, पढ़ते होंगे, उनको ये सिटी के बारे में पता होगा, हेरात. तो ये अफगानिस्तान में है, इसलिए ये रीजन जो है वो गलत है. तो इसी के साथ हमारा आंसर जो निकल के आता है वो आता है सी. ठीक है, सी है. ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ठीक, इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हम लोग वो है 45 नंबर क्वेश्चन. लेट्स सी. द मेंबर ऑफ शिवाजी अष्टप्रधान हु लुक आफ्टर फॉरेन अफेयर्स वेयर. शिवाजी के अष्टप्रधान के सदस्य जो विदेशी मामलों को देखभाल करते थे वे कौन थे? इसमें देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टार्ट से. फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है पेशवा. पेशवा जो थे वो देखते थे आपको फाइनेंस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे. ठीक है, जो फाइनेंस जो होता है वित्त होता है और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि सामान्य प्रशासन को देखते थे पेशवा. बाद में चल के ये प्रधानमंत्री भी कहलाए. ठीक है, तो ये था पेशवा. सचिव जो थे, सचिव उनको और दूसरे नाम से सुरनवीस कहा जाता था. ठीक है, ये क्या होते थे? ये हेड ऑफ रॉयल कॉरेस्पेंडेंस कहलाते थे. मतलब शाही पत्राचार जो करना होता है उनके, वो उस डिपार्टमेंट के वो क्या थे? वो हेड थे. तो सचिव उन्हीं को बोला जाता था. ये भी नहीं होगा कि फॉरेन अफेयर के बारे में पूछ रहा था. ये दोनों नहीं हो गए. पंडित राव, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, पंडित राव क्या था? हेड ऑफ रिलीजियस अफेयर, है ना. तो इनका अलग नाम, दूसरा नाम क्या था? सादर नाम था. सादर के नाम से भी इनको जाना जाता था. तो ये थे हेड ऑफ रिलीजियस अफेयर, है ना. इसके साथ डी ऑप्शन जो है सुमंत. सुमंत को हम लोग मतलब सुमंत को उस समय फॉरेन मिनिस्टर के रूप में जाना जाता था, और इनका अलग नाम, दूसरा नाम जो था वो दाबिर था. ठीक है, तो सुमंत वाज द फॉरेन मिनिस्टर इन शिवाजी अष्टप्रधान. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, शिवाजी अष्टप्रधान. और भी इसमें थे, हम लोग जान लेंगे. 4 का नाम तो हम लोग यहाँ जान गए. बाकी जो थे एक और थे, मंजूमदार थे. मंजूमदार, ठीक है, मंजूमदार. ये क्या करते थे? ये जो थे वो रेवेन्यू और फाइनेंस मिनिस्ट्री को देखते थे, रेवेन्यू को. ठीक है, रेवेन्यू आय और फाइनेंस को भी देखते थे साथ. ठीक है, के बाद आता वाक्य नवीस. वाक्य नवीस को बोलते थे वाक्य नवीश. ये जो होता था ये इनको बोलते थे होम मिनिस्टर. ठीक है, ये होम मिनिस्टर हुआ करते थे. ठीक है, ये होम मिनिस्टर हो गया. ठीक है, और एक जो 7th नंबर के जो अष्टप्रधान में से 7th नंबर के जो ऑफिशियल थे वो उनका नाम था सरे नौबत. ठीक है, सरे नौबत. ये क्या करते थे? ये मिलिट्री हेड हुआ करते थे, मिलिट्री कमांडर, मिलिट्री को देखते थे. ठीक है, और 8वां जो था वो थे न्यायाधीश. न्यायाधीश तो कॉमन है, हर कोई जान रहा है. ठीक है, न्यायाधीश जो था वो जस्टिस को मेंटेन करने के लिए इनका एक ऑफिशियल हुआ करता था. ये 8 प्रधान थे शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन में. इनको याद रख लीजिएगा. 45 का जो आंसर है वो है डी, सुमंत. 6. नेक्स्ट क्वेश्चन है 46. ठीक है, 46 में प्रेम वाटिका पोएम ऑन द लाइफ ऑफ कृष्णा वेयर कंपोज बाय. तो करेक्ट आंसर इज रसखान. ठीक है, अब यहाँ देखने वाली बात है कि सूरदास और मीराबाई जो थी ये दोनों कंटेम्प्रेरी थे, समकालीन थे. ठीक है, और ये दोनों भी कृष्ण जी के भक्त थे, है ना. तीनों थे भक्त. ठीक है, बिहारी भी कह सकते हैं एक तरह से कि थे. मगर जो करेक्ट आंसर है प्रेम वाटिका किनके, ये जो पोएम था किनके द्वारा लिखा गया था? तो ये थे रसखान. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. बृहदेश्वर टेम्पल सिचुएटेड एट तंजौर वाज बिल्ड बाय. बृहदेश्वर टेम्पल को किसने बनाया था? तो करेक्ट आंसर इज राजराजा. ठीक है, करेक्ट आंसर इज राजराजा, है ना. अब ये देखते हैं ये टेम्पल जो है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कब बनाया गया था. इसको जब टाइम पीरियड था बनने का वो था 1003 to 1010 AD के बीच में बनाया गया था. चोला राजा जो थे, राजराजा, उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था. और उन्होंने रूल किया था कब से कब? उन्होंने रूल किया था 985 to 1014 AD. ठीक है, इसके बीच में ही उन्होंने रूल किया था. और टेम्पल जो बना था वो टेम्पल बना था आपको 1003 to 1010 AD के बीच में वो बन के तैयार. इसकी स्टाइल क्या है? तो द्रविडियन स्टाइल से.
ठीक है। और ये जो नदी है कावेरी नदी के साउथ बैंक पर सिचुएटेड है ना। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। बृहदेश्वर टेम्पल किनको डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, ठीक है। लॉर्ड शिव इनको डेडिकेटेड है ना। और इसको भी इसे ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये था बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फवज्जिल। फवज्जिल इन द सल्तनत पीरियड मीन, फवज्जिल क्या था सल्तनत पीरियड में? तो ऑप्शन आर एक्स्ट्रा पेमेंट टू द नोबल्स, ठीक है। रेवेन्यू असाइंड इन लीव ऑफ सैलरी। थर्ड इज एक्सेस अमाउंट टू बी पेड टू द एक्सचेकर बाय द इक्तदार्स। इलीगल एग्जेक्शंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। तो देखिए फवज्जिल क्या होता था, तो सल्तनत पीरियड में इक्तादार अपॉइंटेड थे। किनके लिए? इक्ता के लिए। इक्ता क्या होता था? इक्ता एक पीस ऑफ लैंड हुआ करता था जो कि दिया जाता था सुल्तानत, जो कि दिया जाता था मिलिट्री कमांडर को सुल्तान के द्वारा, ठीक है। और उसी मिलिट्री कमांडर को इक्तादार बोला जाता था, ठीक है। तो इक्तादार क्या करते थे कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और उस रेवेन्यू को जितना खर्च होता था क्या मेंटेन करने में, मिलिट्री को मेंटेन करने में, या फिर और भी जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं उनको मेंटेन करने में जो खर्च आता था उसको वो रख के बाकी जो रेस्ट ऑफ अमाउंट थे वो सुल्तान को क्या करते थे? डोनेट करते थे, मतलब देते थे उनको। सुल्तान के ट्रेजरी में जाके वहां के एक्सचेकर को देते थे, ये जमा करते थे एक्सेस अमाउंट, ठीक है। इसी को फवज्जिल बोला जाता था। द टर्म फवज्जिल यूज्ड टू रेफर टू द एक्सेस अमाउंट दैट इक्तदार सेंट टू द सेंटर आफ्टर मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ सेल्फ एंड द आर्मी। तो आंसर इज C. C is the answer, correct answer. Next question 49. Toward the close of the 18th century AD, tripartite struggle was important event of desire to possess the city of Kannauj. The following great powers were not participating in the. तो ट्रिपटाइट स्ट्रगल हुआ था। तो इसमें ये पूछ रहा है कि कौन कौन से रूलर ने, ग्रेट पावर्स ने पार्टिसिपेट किया था इस स्ट्रगल में, ठीक है। तो हिंदी में इसको बोलते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष। और क्यों हुआ था ये रीजन यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। कन्नौज शहर पर कब्जा करने की इच्छा से ही ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। और किन किन बीच हुआ था तो हम लोग देखते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शंस पहला है प्रतिहारा ऑफ कन्नौज, बिल्कुल सही है। तो गुज्जर प्रतिहारा ऑफ कन्नौज वाज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑफ दिस ट्रिपटाइट स्ट्रगल। सेकंड जो ऑप्शन था राष्ट्रकूटा ऑफ मान्याखेत, बिल्कुल सही। ये भी एक इस त्रिपक्षीय संघर्ष में ग्रेट पावर थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और थर्ड जो ऑप्शन निकल था गढ़वाल ऑफ कन्नौज, नहीं ये नहीं थे, गढ़वाल ऑफ कन्नौज ये पार्टिसिपेट नहीं किए थे। और फोर्थ जो ऑप्शन है पाला ऑफ उत्कल। देखिए यहाँ पर ट्रिक किया गया है आपके साथ, ठीक है। पाला ऑफ उत्कल, हमने पाला ऑफ बंगाल सुना है, ठीक है। ये उत्कल क्या है? तो उत्कल जो है ये उड़ीसा प्रदेश को बोलते हैं उत्कल। अपने कई ओकेजन पे नेशनल एंथम भी गाया होगा, जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। इसमें ही जो एक स्टेंजा निकल के आता है पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। तो उत्कल जो है ये बताता है उड़ीसा क्षेत्र को, अभी के प्रेजेंट उड़ीसा क्षेत्र को बताता है। यहाँ पर इस ऑप्शंस में अगर पाला ऑफ बंगाल होता तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, बट यहाँ जानबूझकर आपको कंफ्यूज करने के लिए पाला ऑफ उत्कल दिया गया था। और इसी के साथ ये क्या था ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक है। जब ये गलत होगा तो ओनली 2 A और B सही हो रहा है, तो आंसर वुड बी E मोर देन 1, ठीक है। ये दोनों जो थे पार्टिसिपेट नहीं करते थे, गढ़वाल ऑफ कन्नौज और पाला ऑफ उत्कल, ठीक है। ये पार्टिसिपेट नहीं करते थे त्रिपक्षीय संघर्ष में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ है, वो है 50 रथवानी घेर। रथवानी घेर क्या है? एक ट्राइबल डांस है। किस ट्राइब का है? ये रथवा ट्राइब है। तो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं गुजरात से। रथवा ट्राइब फ्रॉम गुजरात, they used to perform रथवानी घेर डांस, ट्राइबल डांस, है ना। तो इसको आप याद रखेंगे, इसमें ये आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन फॉर्म किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म अकम एंड पूरम। अकम एंड पूरम रेफर्स टू टाइप्स ऑफ व्हाट। तो ये अकम और पूरम देखिए क्या है। अकम और पूरम जो है ना ये पोयम है, ठीक है। किस लैंग्वेज में? तमिल लैंग्वेज में ये पोयम है। दो प्रकार के पोयम होते थे अकम। तो ये है पोएट्री विच कंसर्न विद द सब्जेक्ट ऑफ लव। ये लव के सब्जेक्ट पर ज्यादा पोएट्री इस पे मिलता है, अकम जिसको बोला जाता है। पूरम क्या होता है? पूरम होता है इट कंसर्न विद द सब्जेक्ट ऑफ वॉर। ये वॉर से रिलेटेड सब्जेक्ट पर पोएट्री है। और ये जो अकम जो है ये लव से रिलेटेड सब्जेक्ट पर क्या है? पोएट्री है। अब इसको कैसे याद रखना है? रिसेंटली एक मूवी आई है MCU की, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की, थॉर लव एंड थंडर। तो थॉर लव एंड थंडर में आप वैसे भी याद रख सकते हैं लव और थंडर। थंडर मीन्स मोर ऑफन टू द वॉर लाइक सिचुएशन, ठीक है। तो
इससे आप इसको कोरिलेट करके भी याद कर सकते हैं। ठीक है, चलो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट अनुव्रत वाज प्रिस्क्राइब्ड बाय, तो अनुव्रत का नियम जो है कंसेप्ट है वो किनके द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है? तो ये प्रिस्क्राइब किया गया है जैनिज्म फिलोसफी के द्वारा। ठीक है, अब ये क्या है कंसेप्ट ऑफ अनुव्रत? तो देखिए क्या है कि जो 5 कार्डिनल प्रिंसिपल है ना, 5 प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये चीज है ना, अहिंसा मतलब एब्सट्रेन फ्रॉम द वायलेंस, ठीक है, हिंसा से दूर होना। सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना है। असत्य मतलब स्टीलिंग, किसी जो आपकी सामग्री, आपकी सामान आपका नहीं है, जो सामान उससे चुराना नहीं है। ठीक है, तो असत्य उसी को बोलते हैं, नॉन स्टीलिंग को असत्य बोलते हैं। अपरिग्रह मतलब त्यागना, जो आपके अधिकार में नहीं है, तो गैर अधिकार की भावना को रखना ही अपरिग्रह कहलाता है। ठीक है, ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य क्या है? प्योर कंडक्ट। तो ये 5 प्रमुख सिद्धांत हैं, कार्डिनल प्रिंसिपल है जैनिज्म के। इसको जब कोई मॉन्क फॉलो करता है ना, तो उसको महाव्रत बोलते हैं, कंसेप्ट ऑफ महाव्रत बोलते हैं। ठीक है, और वही जब इन्हीं 5 कार्डिनल प्रिंसिपल को कोई सिंपल सा पर्सन, ठीक है, ले फॉलोअर्स जिसको बोलते हैं, अगर वो इसको ऑब्जर्व करता है या फॉलो करता है तो उसको अनुव्रत बोलते हैं। तो यही है कंसेप्ट ऑफ अनुव्रत ना। तो ये किस फिलोसफी के अंतर्गत आता है? तो जैनिज्म फिलोसफी के अंतर्गत। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, तो 53 में क्या आता है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। निम्नलिखित में से किसे गुप्ता काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्य के लिए जाना जाता है? आंसर इज सुश्रुत, डी, जिन्होंने क्या लिखा था? सुश्रुत संहिता लिखा। ठीक है, सुश्रुत संहिता। देखिए शूद्रक क्या थे? शूद्रक जो थे प्ले राइटर, ठीक है, नाटककार थे शूद्रक। सौमिल्य क्या थे? ये संस्कृत राइटर थे। ठीक है, संस्कृत राइटर थे। और सौनका क्या था? ये संस्कृत ग्रामेरियन थे। ठीक है, व्याकरण लिखते थे संस्कृत में। तो ये 3 जो ऊपर में थे ना, ऑलमोस्ट लिटरेचर से रिलेटेड रिलेशन रखते थे। बट यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है मेडिसिन से, जिनका काम मेडिसिन पर था गुप्ता पीरियड में, तो वो सुश्रुत थे। और जो उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखा है ना, इट इज वन ऑफ 3rd फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेद। आयुर्वेद के 3 टेक्स्ट हैं फंडामेंटल टेक्स्ट, फाउंडेशनल टेक्स्ट। तो उसमें से एक सुश्रुत संहिता था, बाकी 2 कौन सा था? बाकी 2 चरक संहिता और अष्टांग संग्रह, ये 2 और थे जो फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेद के अंतर में आते हैं, है ना। तो ये आप याद रखिएगा। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज अर्लीस्ट सिटीज वाज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ इंडस रिवर। तो धोलावीरा है, राखी गढ़ी है, कालीबंगन है, सुक्ता गैंडोर है। तो ये धोलावीरा जो है ये गुजरात में है। ठीक है, राखी गढ़ी कहाँ है? ये आपको हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है। ठीक है, और कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है। और सुक्ता गैंडोर जो है ये आपको अभी ईरान बॉर्डर पर है। करंटली बलूचिस्तान प्रोविंस जो है पाकिस्तान में, वहाँ पर है। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए इसमें यहाँ पर ये देखिए ये धोलावीरा है, और ये बोल रहा है कि इंडस रिवर के लेफ्ट साइड में कौन कौन सा है। ये इंडस रिवर है, यहाँ बह रही है ऐसे, तो लेफ्ट में धोलावीरा यहाँ हो गया। ठीक है, कालीबंगन देखिए यहाँ हो गया। यहाँ कहीं पर आपको राखी गढ़ी मिलेगा, और सुक्ता गैंडोर जो आपको दिख रहा है वो यहाँ है, ये रीजन। तो करेक्ट आंसर जो इसमें होगा वो है आपको 1, 2 एंड 3, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद 55, नियतिवाद फिलोसफी। ठीक है, नियतिवाद फिलोसफी वाज फॉलोड बाय विच सेक्ट। इस सेक्ट के द्वारा नियतिवाद दर्शन को फॉलो किया गया। तो करेक्ट आंसर इज आजीविका सेक्ट। ठीक है, आजीविका सेक्ट ने ही नियतिवाद दर्शन को फॉलो किया था। ठीक है, इनका कहना था कि संसार में जो भी होने वाली घटनाएं हैं ना, वो पहले से निर्धारित है। ठीक है, दे डिनाइड द थ्योरी ऑफ कर्म, है ना। वो थ्योरी ऑफ कर्म पे विश्वास नहीं करते कि आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर्म कर लो, आपकी जो नियति है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, आपको वही मिलेगा। इनका मानना ऐसा था। दे डिड नॉट बिलीव इन द ह्यूमन एफर्ट पे बिलीव नहीं करते थे, बोलते खाओ पियो मस्त रहो, ऐसा उनका कहना था, मानना था। क्योंकि वो उनका कहना था कि आप कर्म प्रधान नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही डिफाइंड है कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। इसलिए आप कितना भी कर्म कर लो, जो है नियति में आपके हैं ऑलरेडी वही होगा। तो ये आजीविका सेक्ट का बिलीव था, फिलोसफीज थी। तो आजीविका सेक्ट को किसने एस्टेब्लिश किया था? तो ये थे मखाली घोषा पुट्टा। ठीक है, मखाली पुट्टा घोषाला, इन्होंने आजीविका सेक्ट की स्थापना की थी, और उनका यही मानना था, नियतिवाद, द प्रिंसिपल ऑफ डिटर्मिनिज्म। तो करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। द वर्ड विश यूज्ड इन ऋग्वेद रेफर टू। ऋग्वेद में प्रयुक्त विश शब्द
जिससे संदर्भित किया जाता है वो क्या है? पहला, विभिन्न अनुष्ठान करने वाले लोग, द पीपल हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स, द वैश्यों का व्यापारिक समूह, द ट्रेडिंग कम्युनिटी ऑफ वैश्याज। सी, पीपल और कम्युनिटी एज ए होल। डी ऑप्शन इज पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइस, जिन लोगों ने बलिदान नहीं किया है। तो इसमें जो वर्ड विश जो रेफर किया जाता है, तो ये उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है कम्युनिटी के लोगों के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी, पीपुल्स और कम्युनिटी एज ए होल को विश बोला जाता था ऋग्वेद काल में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 57, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ नवरत्न ड्यूरिंग चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के समय में जो उनके नवरत्न थे उसमें से पूछ रहा है कि हु वाज नॉट द पार्ट ऑफ नवरत्न, हिज नवरत्न। तो अमर सिंह जो थे वो उनके पार्ट थे, वरुचि भी उनके पार्ट थे, वराह मिहिर भी थे और कालिदास भी थे। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, सो करेक्ट आंसर इज मोर देन वन। ठीक है, बाकी जो इसमें बाकी जो नवरत्न थे उनका नाम क्या था? धनवंतरी। ठीक है, धनवंतरी हो गए हैं। फिर आपके हो गए घटकर्णा। ठीक है, घटकर्णा। फिर इसके बाद हो गया इसके बाद हो गया शप्रनक। ठीक है, फिर 8 हो गया वेला भट्ट। फिर 9th हो गया शंकु। ये टोटल 9 जो थे नवरत्न थे, राजा चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के नवरत्न थे। ठीक है, तो आप इनको ये 9 का नाम आप कोशिश करें कि याद कर लें, है ना। कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है, यूपीएससी में भी इस पर क्वेश्चन पूछा गया है ना, और बीपीएससी में भी पूछा जा सकता है। सो आप इसको रिमेंबर कर लें, याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 58, अशोक विच अशोकन इंस्क्रिप्शन कंटेन्स रेफरेंस टू बुद्धा संघा एंड धम्मा रिटेन इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट। तो किस अशोक शिलालेख में ब्रह्मी लिपि में लिखे गए बुद्ध संघ धम्म का संदर्भ है? किस में लिखा हुआ है, कौन से इंस्क्रिप्शन में? तो ये है ऑप्शन सी, बेरात इंस्क्रिप्शंस। कहाँ पाया जाता है ये? ठीक है, तो बेरात इंस्क्रिप्शंस ये है राजस्थान में, है ना। तो कैसा दिखता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यही बेरात इंस्क्रिप्शन है। यहाँ पर ये स्टोन पर लिखा हुआ है अशोकन इंस्क्रिप्शन। ठीक है, और ये है एक तरह से बोल सकते हैं स्तूपा। ठीक है, तो ये है बेरात इंस्क्रिप्शंस, है ना। तो राजस्थान में पाया जाता है, ये जयपुर के पास है ये बेरात इंस्क्रिप्शन। अगर आप कभी राजस्थान जाएं तो ज़रूर देखें इस जगह को, है ना। इसे बोलते हैं माइनर रॉक एडिक्ट बोलते हैं, है ना। माइनर रॉक एडिक्ट है, अशोका का माइनर रॉक एडिक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट द 16 महाजनपद ड्यूरिंग सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज बाउंडेड बाय द रिवर वरुण एट अपर साइड एंड रिवर असी एट द लोअर साइड। दूसरे शहरीकरण चरण में जो 16 महाजनपद हुए उनमें से एक जनपद का नाम बताना है जो वरुण और असी रिवर से घिरा हुआ था, ऊपर और नीचे के साइड में। तो देखिए, वरुण रिवर अपर साइड में और नीचे असी, वाराणसी। ठीक है, ये वाराणसी हो गया। तो आंसर क्या होगा निकल के? काशी। अभी जो वाराणसी है वो अपर साइड में वरुण रिवर से और नीचे असी रिवर से घिरा हुआ था उस समय। तो वो जो महाजनपद था वो था काशी महाजनपद, जो इन दोनों नदियों से घिरा हुआ था। अभी भी करंट में बनारस का जो नाम है एक्चुअली में है वो वाराणसी है। इन्हीं 2 नदियों के नाम पे वाराणसी रखा गया है ना। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, अब ये 60 नंबर, द इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया कुमारमत्य और आयुक्ता वेयर द व्हाट? दे आर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल इन द मॉडर्न कोर्ट। ठीक है, मॉडर्न कोर्ट में क्या थे? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे, और शासन को देखते थे, संभालते थे, ये दोनों, आयुक्ता और कुमारमत्य। बाकी अदर्स आर रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61 क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू फेमस टॉम्ब ऑफ शेर शाह सूरी इन सासाराम इन बिहार, है ना। चूज द करेक्ट वन। पहला बोल रहा है कि शेरशाह का जो मकबरा था, ठीक है, वो उसके जीवन काल के साथ साथ उसके बेटे के भी शासन काल के समय बनाया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। शेरशाह सूरी ने इसे अपने जीवन काल में ही शुरुआत की थी। अनफॉर्चुनेटली उसके डेथ होने के कारण डेथ जो था इसका 45 में के अराउंड इसके डेथ हो गई थी। कलिंजर फोर्ट पर जब ये चढ़ाई कर रहा था तो वहाँ कलिंजर फोर्ट का जो गेट था वो बहुत ही भारी भरकम था, और उस गेट को वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे थे, वो इनकी सेना, शेरशाह सूरी की सेना। तो उस समय उन्होंने क्या किया कि गेट को उड़ाने का कोशिश किया, किससे? गन पाउडर के साथ, जिसमें वो सीरियसली क्या हुआ, खुद ही इंजर्ड हो गया और वुंडेड हो गया, घायल हो गया उसमें,
और वहीं पर उसकी क्या होगी, डेथ होगी। तो 1545 में शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है कलिंजर फोर्ट को जीतने के क्रम में, है ना। पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट, द टॉम वाज बिल्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ शेरशाह सूरी एज वेल एज द रेन ऑफ हिज सन, करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट इज इट वाज डिजाइन बाय द आर्किटेक्चर अलीवल खां, बिल्कुल सही। देखिए फैक्चुअल है ना, ये बहुत ही फैक्चुअल है, आपको इसको याद करना होगा, या फिर अदरवाइज अगर आप इसे गलत भी करते हैं तो नेगेटिव मार्क तो है नहीं, आपको थोड़ा सा रिस्क लेना होगा और अपने पर बिलीव रखना होगा कि हाँ ऐसे भी, ऐसे किसी का नाम उठाकर तो दे नहीं सकता है ना, नाम किसी का भी उठाकर नहीं दे सकता, अगर जो दिया होगा या तो सही होगा, मे भी गलत भी हो, बट आपको मान के चलना है क्योंकि एग्ज़ाम नेगेटिव मार्किंग का नहीं है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं है इस एग्ज़ाम में, तो आपको थोड़ा सा विश्वास करते हुए आगे की ओर बढ़ना चाहिए इस केस में, है ना। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट इज इट वाज कंप्लीटेड इन सेकेंड हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी AD। अब देखिए जिन्होंने भी पूरे अच्छे से डायनेस्टी को फॉलो किया होगा ना, मुगल एम्पायर को, तो हुमायूं को हराकर ये शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर सूरी डायनेस्टी की स्थापना की थी और 1540 से 1545 तक ही वो रूल कर पाया था, और जैसे ही इसकी डेथ होती है उसके 3 महीने के बाद ही ये कंप्लीट हो जाता है शेरशाह सूरी का मकबरा, आफ्टर 3 मंथ, ठीक है। ये मकबरा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, तो कंप्लीट हो जाता है तो ये तो लेटर हाफ में हुआ नहीं, लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी हुआ नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग, थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी चला कैंसिल हो गया। अब 1 और 2 में से आपको देखना है, तो 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, 1 A और C करेक्ट है, तो आंसर क्या आ जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है काल अशोका वाज द फेमस रूलर ऑफ मगधा एम्पायर, ड्यूरिंग हिज रेन देयर वाज ए स्प्लिट ऑफ बुद्धिज्म ऑर्डर फॉर द फर्स्ट टाइम, ही बिलोंग टू विच डायनेस्टी। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन जो फ्रेम किया गया है वो डायरेक्ट सेकेंड बुद्धिज्म काउंसिल के बारे में ना बताकर उसके आउटकम के बारे में एक हिंट दिया गया था आपको। यहाँ पे क्वेश्चन को ढंग से पढ़े तो ड्यूरिंग हिज रेन देयर वाज ए स्प्लिट ऑफ बुद्धिज्म ऑर्डर, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा बुद्धिस्ट काउंसिल्स को, ठीक है, जो भी काउंसिल समिति बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई थी उनको पढ़ा होगा तो आपने पाया होगा कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था कि बुद्धिज्म ऑर्डर में स्प्लिट हो गया था, है ना, और ये किसके समय हुआ था, काल अशोका के समय में हुआ था। तो यहाँ बाकी चीज़ ना पूछ के आपसे सिंपल ये पूछा जा रहा है कि किस डायनेस्टी से काल अशोक जो रूलर था वो बिलोंग करता है, तो ही वाज बिलोंग शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है, शिशुनाग डायनेस्टी, ऑप्शन सी। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो ऑर्गेनाइज हुआ था वो हुआ था 383 BC में, गौतम बुद्ध जो हैं उनके डेथ के 100 साल के बाद हुआ था, और रूलर कौन था, काल अशोका वाज द रूलर, सबकमी वाज द प्रेसिडेंट, एंड जो प्लेस जहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था वो था वैशाली। तो पर्पस क्या था इस काउंसिल को ऑर्गेनाइज कराने का, पर्पस यह था कि टू सेटल डाउन द डिस्प्यूट बिटवीन द 2 अपोजिंग ग्रुप्स ऑफ मॉन्क्स of Vaishali and Patliputra one side and monk of Koshambi and Avanti at other side, ठीक है। तो उनके बीच में जो मॉन्क्स थे, वैशाली और पाटलिपुत्र के जो मॉन्क्स थे और कौशाम्बी और अवंती के जो मॉन्क्स थे, उनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा था अनुशासन को लेकर कि क्या अनुशासन बनाए कर रखना है, किस तरह से फॉलो करना है, ठीक है, रिगार्डिंग द कोड ऑफ डिसिप्लिन, इनके विषय को लेकर ही उनके बीच में डिस्प्यूट था, ठीक है, अनुशासन संहिता को लेकर उनके बीच में डिस्प्यूट था, लड़ाई चल रही थी। तो आउटकम क्या आता है कि इसी काउंसिल में उन्हें आमंत्रण किया था ताकि डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जा सके, बट काउंसिल फेल टू ब्रिंग अबाउट ए कॉम्प्रोमाइज बिटवीन देम, हाँ, काउंसिल कॉम्प्रोमाइज नहीं करा पाई उनके बीच में, और क्या हुआ कि इसी तरह बुद्धिज्म में पहली बार बाइफर्केशन हुआ। तो बाइफर्केशन जब हुआ और स्प्लिट हुआ तो उस समय 2 ऑर्डर निकल कर आए बुद्धिज्म के, पहले थे स्थावीरावदीन जिसको थेरावादी भी बोलते हैं, ठीक है ना, स्थारावादी, और जो कि महाकच्छयान के द्वारा लेड किया गया, मतलब नेतृत्व किया गया। पहला कौन था, स्थावीरावदीन, ठीक है, इनके द्वारा लीड किया गया, ये था महाकच्छयान के द्वारा, ठीक है। और दूसरा जो ऑर्डर टूट कर निकल कर आया था वो था महासंघिका, ये किनके द्वारा नेतृत्व किया गया, ये था महाकश्यपा के द्वारा, ठीक है, महाकश्यपा के द्वारा ये लीड किया गया। तो ये 2 ऑर्डर टूट गया था, कब, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के समय में, है ना। तो आप इसको याद रखेंगे, ये आउटकम था इस काउंसिल का कि बुद्धिस्ट ऑर्डर का बाइफर्केशन हुआ
ठीक है। पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि इन दोनों मॉन्क्स के बीच में रिजॉल्व कराना जो भी इश्यूज थे, डिस्प्यूट्स किससे रिलेटेड था? तो कोड ऑफ डिसिप्लिन से रिलेटेड इश्यूज था, है ना। बाकी सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया गया, थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया। इसी तरह आप बाकी काउंसिल को भी अच्छे से रीड करेंगे ताकि क्वेश्चन किसी भी तरह से अगर बीपीएससी पूछे तो आप उसके लिए सक्षम हो जवाब देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है 63, खरवार रिवोल्ट। खरवार रिवोल्ट was one of the important tribal revolt of Santhal Pargana region of contemporary Bihar in 1874 to 75. Who led this revolt? समकालीन बिहार के, उस समय के समकालीन बिहार के संथाल परगना क्षेत्र में खरवार रिवोल्ट हुआ था 1874 से 75 के बीच में। क्वेश्चन कर रहा है कि इस रिवोल्ट को किसने नेतृत्व किया था? तो करेक्ट आंसर इज भगीरथ मांझी, बी भगीरथ मांझी। ये बेसिकली जो रिवोल्ट था ना, वो लाया इसलिए गया था ताकि रीएस्टेब्लिश कर सके एंशिएंट वैल्यूज का, जो ट्राइबल के अपने एंशिएंट वैल्यूज होते हैं ना, उसको रीएस्टेब्लिश कर सके। ठीक है, इट वाज जस्ट लाइक ए रिफॉर्मिस्ट इन नेचर, सुधारवादी चरित्र का था ये, है ना। दे जस्ट प्रोपोगेट द मोनोथिज्म, एकेश्वरवाद को उन्होंने प्रोपोगेट किया, सोशल रिफॉर्म्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, लाया अपने अंदर। इसमें था कि उन्होंने सभी से अपील की कि कोई भी शराब सेवन नहीं करेगा। शुरुआत में इन्होंने एकेश्वरवाद को फॉलो किया, मोनोथिज्म को, फिर बाद में चल के उन्होंने दुर्गा, सूर्य आदि देवी देवताओं का पूजन भी स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये एक रिफॉर्मिस्ट इन नेचर टाइप का भी था। और दूसरा, इसने काफ़ी सोशल रिफॉर्म्स को भी अपने अंदर समाहित किया है, फॉलो किया है, जिसमें शराब न पीना और भी सामाजिक जो कुरीतियाँ थी उनके खिलाफ उन्होंने एक ठोस कदम उठाया था। और उन्होंने ये भी रखा था कि जो एंशिएंट वैल्यूज़ हैं, ट्राइबल एंशिएंट वैल्यूज़ है, उनको इंटैक्ट करके रखे, उनको बना कर रखे मजबूती के साथ। तो खरवार रिवोल्ट इसलिए जाना जाता है। ठीक है, इसके जो लीडर थे, जिन्होंने लीड किया था इस रिवोल्ट को, उनका नाम था भगीरथ मांझी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर, गोलघर इन पटना वाज इंटेंडेड टू बी जस्ट द फर्स्ट ऑफ सीरीज ऑफ ह्यूज ग्रेन स्टोर, है ना। तो पटना में जो गोलघर है तो बनाने के पीछे मकसद यही था कि एक अनाजों का जो स्टोर करने के लिए एक श्रृंखला बनाई जाए और ऐसे करके कई स्ट्रक्चर डिफरेंट लोकेशन पे बिल्ड किए जाएं जिसमें वो लोग अनाज को स्टोर कर सकें, है ना। बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक ही इस टाइप का, जो बोल सकते हैं मोनूमेंट बोले या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन बोले या बिल्डिंग के हैं, एक ही बन पाया उस समय। ठीक है, तो गोलघर वाज वन ऑफ द फर्स्ट अमोंग दोज सीरीज ऑफ ह्यूज ग्रेन स्टोर्स, है ना। इसे किसने बनाया था? इसे बनाया था कैप्टन जॉस गार्स्टिन ने, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी कैप्टन जॉन गार्स्टिन ने। कब बनाया था इसे बनाया था इसने 20 जुलाई 1786 में। ठीक है, 20 जुलाई 1786 इस समय में कैप्टन जॉन गार्स्टिन ने इसे कंस्ट्रक्ट करवाया था, है ना। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण की दुर्दशा वाज अ बुक which threw a light upon the exploitative condition of farmer of चंपारण। Who wrote this book? तो ऑप्शन बी, पीर मोहम्मद मुनीस ने चंपारण की दुर्दशा पर एक बुक लिखी थी। और ये इन्होंने बहुत सारे बुक लिखे हैं सेम थीम पर, अपने एक छदम नाम से, बोलते हैं ना, पेन नेम से। पेन नेम क्या था इनका? दुखी हृदय, यही उनका पेन नेम था पीर मोहम्मद मुनीस जी का। तो इन्होंने चंपारण की दुर्दशा पर नामक एक बुक लिखी थी, है ना। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which committee for the first time recommended the constitutional recognition to the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? तो सबसे पहले जिन्होंने भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिलाने की मांग की थी वो थे अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, सी अशोक मेहता कमेटी। कब बनी थी ये? सितंबर 1977 में इसे बनाया गया था इस कमेटी को। और इन्होंने रिपोर्ट कब सबमिट किया था? रिपोर्ट 78 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया था, है ना। तो इनका रिकमेंडेशंस क्या क्या थे? रिकमेंडेशन क्या था? ठीक है, रिकमेंडेशन था पहला कि 2 टियर सिस्टम होना चाहिए पंचायती राज। ठीक है, 2 टियर सिस्टम होना चाहिए पंचायती राज। बलवंत राय मेहता कमेटी का कहना था कि 3 टियर क्या होना चाहिए? सिस्टम होना चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। बट उनके अपोजिट अशोक मेहता कमेटी का कहना था कि 2nd टियर सिस्टम होना चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। और इसके साथ ही इन्होंने ये भी रिकमेंड किया था कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पार्टिसिपेट करें इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, वो इस चुनाव को कंटेस्ट करें, चुनाव को लड़े। तीसरा जो इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, रिजर्वेशन सीट्स फॉर SC एंड ST। ठीक है, SC ST के लिए रिजर्वेशन सीट्स के लिए भी इन्होंने रिकमेंडेशन किया था,
फोर्थ रिकमेंडेशन का था कि न्याय पंचायत की भी स्थापना की जाए, जिसमें कैपेबल जो जुडिशरी हो, जूरिस्ट हो, उनको अपॉइंट किया जाए और वो विलेज लेवल जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको वो रिजॉल्व करें। तो न्याय पंचायत की भी स्थापना के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है। और एक और रिकमेंडेशन उनका बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन था, वो ये था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड हैव कंपलसरी पावर ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। उनके पास कंपलसरी पावर ऑफ टैक्सेशन होनी चाहिए, है ना। खुद से वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सके, रेवेन्यू जनरेट कर सके, और जो जितने भी स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, उसको वो ठीक तरीके से चला सके ना। तो अशोक मेहता कमिटी इज इम्पोर्टेंट वन, यू शुड रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। अब ये देखिए, ये लिस्ट की बात कर रहा है, सब्जेक्ट लिस्ट, और ये सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा था। पहला जो सब्जेक्ट लिस्ट है वो कंकरेंट लिस्ट है, और सब्जेक्ट जो है मैरिज एंड डाइवोर्स। बी ऑप्शन में बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी है, ठीक है। थर्ड में फॉरेस्ट है, फोर्थ में कॉन्ट्रैक्ट है, और इधर जो अपोजिट साइड में जो लिस्ट है, सब्जेक्ट लिस्ट, वो है कंकरेंट लिस्ट सारे में। तो इसमें बोल रहा है नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट बोल रहा है। नॉट करेक्ट यहाँ क्या है कि सारे स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट है वो भी कंकरेंट लिस्ट में है, फॉरेस्ट है वो भी कंकरेंट लिस्ट में है, बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी जो है वो भी कंकरेंट लिस्ट में है, और मैरिज एंड डाइवोर्स भी है जो है वो कंकरेंट लिस्ट में है। अगर कोई कहता है कि मैरिज एंड डाइवोर्स जो है स्टेट लिस्ट है, दैट्स इज रॉन्ग। मैरिज एंड डाइवोर्स जो है कंकरेंट लिस्ट में है। फॉरेस्ट तो सबको पता ही होगा, बाकी के आई थिंक अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे अच्छे से याद कर लें, समझ लें। और मैं कहूँगा कि आप जाके बुक में लक्ष्मीकांत या जो भी आपने बुक फॉलो किया है, ठीक है, उसमें जाके पीछे ये सारे लिस्ट को आप नोट डाउन कर ले, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी ने ऑलरेडी पूछ रखा है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन फ्रेम किया था ताकि पॉइंट आउट करा सकूँ मेन चीज़। मैरिज एंड डाइवोर्स बहुत ही न्यूज़ में रहा है, ठीक है। बैंक्रप्सी भी रहा है, हाल ही में इस पर कोड भी बना है, बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी केस कोड बना है, आईबीसी जो बोलते हैं इनको बोलते, ठीक है। फॉरेस्ट तो है ही कंकरेंट लिस्ट में, इसको तो शिफ्ट किया गया था बहुत पहले। और कॉन्ट्रैक्ट, अभी देखिए बहुत सारे के कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, फार्म्स कॉन्ट्रैक्ट भी, तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ आया था जो, जिसको भी एबॉलिश कर दिया गया। तो ये सब जो कुछ पॉइंट्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको पिकअप करके यहाँ पर डाला ताकि आप उसको एटलीस्ट देखें और आपके ख्यालों में रहे। तो अगर क्वेश्चन अगर आता है तो आप सही मार्क करें। आंसर वुड बी ई, नन ऑफ द अबव। कोई भी गलत नहीं है, सारे सही हैं, इसलिए नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी said to be essential the part of inclusive governance। inclusive governance निम्नलिखित में से किसे अनिवार्य रूप से समावेशी शासन का भाग कहा जा सकता है। पहला है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति देना, ठीक है। दूसरा है सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समिति की स्थापना करना। तीसरा है सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च में वृद्धि करना। और फोर्थ जो है पीएम पोषण को मजबूत करना, ठीक है। तो देखिए, बैंकिंग से रिलेटेड एनबीएफसी की बात कर रहा है, तो ये तो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड हो गया, गवर्नमेंट का इसमें कोई है नहीं रोल, ये ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। एस्टेब्लिशिंग द इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट, या दिस इज करेक्ट। अगर हम डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की स्थापना करते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक वो पॉलिसीज बनाएंगी और उनको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगी, तो ये इंक्लूसिव गवर्नेंस के अंदर में आएगा, ठीक है। इंक्रीजिंग, थर्ड ऑप्शन से इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक हेल्थ, बिल्कुल सही बात है। आरोग्य मिशन जो भी चल रहा है, गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है पब्लिक हेल्थ पे, है ना, ये क्या है, इंक्लूसिव गवर्नेंस का एक पार्ट है। स्ट्रेंथिंग द पीएम पोषण स्कीम्स, पीएम पोषण स्कीम किसको बोलते हैं, अभी रिसेंटली नाम चेंज किया गया है, मिड डे मील स्कीम का ही नाम चेंज करके पीएम पोषण स्कीम रखा गया है, ठीक है, मिड डे मील स्कीम। तो पीएम पोषण स्कीम में क्या, मिड डे मील स्कीम में क्या था कि जो बच्चे स्कूल जाते थे उनको वहाँ पर खाना प्रोवाइड किया जाता था, भोजन दोपहर का। तो ये इसका भी अगर इसको भी स्ट्रेंथन करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं इस स्कीम को, तो वो भी इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव गवर्नेंस के अंदर में आएगा। तो 1 2 3 BCD तीनों ऑप्शन सही हैं। द करेक्ट आंसर वुड बी ई, करेक्ट आंसर वुड बी ई, मोर देन 1। नेक्स्ट, द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ right to freedom of speech and expression on the ground of sovereignty and integrity of India, under which Constitution Amendment Act state has empowered to do so। भारत राज्य की संप्रभुता और अखंडता के आधार पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रबंध लगा सकता है। किसके तहत संविधान संशोधन अधिनियम राज्य ने ऐसा करने का अधिकार दिया है। ये न सिर्फ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर, बल्कि राइट टू असेंबल पीसफुली एज वेल एज टू फॉर्म एसोसिएशन, ये तीनों चीज़ पर जो रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड किए जा सकते हैं
ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इसके बेसिस पर, इन आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इन तीनों फंडामेंटल राइट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं कि रोक लगा सकते हैं। ठीक है, इनको हम कर्टेल कर सकते हैं। ये जो प्रोविजन है ये स्टेट को किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत मिला था, ये क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर इज 16 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, 16 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960। ठीक है, कौन किसकी चीज पे थे, तो राइट टू असेंबल पीसफुली, ठीक है, और राइट टू क्या है, फॉर्म एसोसिएशन, ये पहला, ये दूसरा, और तीसरा यहाँ जो क्वेश्चन में है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये तीनों फंडामेंटल राइट्स पे आप क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। क्या रीजन देकर, क्यों रीजन ये रहेगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। और ये पावर स्टेट को किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से मिला, तो ये है 16 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 63। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, और 2 और मोर स्टेट, ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया था। करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट, इट वुड बी 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 बी। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज नॉट द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो एन माधवराव ये थे, ए कृष्णा स्वामी अय्यर ये भी थे, टी कृष्णाचारी ये भी थे, सैयद मोहम्मद सदुल्ला ये भी थे, ये चारों थे। ठीक है, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, ये चारों थे, तो ऑप्शन वुड बी मोर देन वन, सॉरी not the member of drafting committee, तो आंसर वुड बी द ई, बट आंसर क्या हो जाएगा, ई ही रहेगा, बट आंसर वुड बी द नॉन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नॉट अ गोल, कौन सा इसमें से जो है गोल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है, लोगों का कल्याण, ये तो है गोल, दिस इज वन ऑफ द गोल। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, या दिस विल बी द वन ऑफ द गोल। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, ये भी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये गोल नहीं है, ये गोल नहीं, ये पॉलिसी है, डीपीएसपी की पॉलिसीज में आती है, डीपीएसपी के पॉलिसीज में ये आती है यूनिफॉर्म सिविल कोड यूज। आर्टिकल कौन सा है, ये आर्टिकल 44 है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट वन। अदर गोल्स क्या है, अदर गोल्स डीपीएसपी के क्या है, तो अदर गोल्स हैं सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस को मेंटेन करना। ठीक है, फिर है राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ये तो मैंने डिस्कस कर लिया, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, और ये है, ये सारे जो हैं क्या हैं, आपको गोल्स हैं डीपीएसपी के। बट पॉलिसीज कौन कौन सी हैं, तो पॉलिसीज जो हैं वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44। ठीक है, दूसरी पॉलिसी जो है प्रोहिबिट ऑफ कंजप्शन ऑफ अल्कोहलिक लिकर आर्टिकल 47। थर्ड इज प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री आर्टिकल 43। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ यूजफुल कैटल आर्टिकल 48, और प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40। ये 5 जो हैं पॉलिसीज, यही डीपीएसपी के पॉलिसीज हैं, है ना। बट यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पूछा गया था कि नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गोल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। तो आंसर वुड बी व्हाट, आंसर वुड बी डी, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, गोल नहीं है डीपीएसपी का, ये पॉलिसीज है, इस पॉलिसी को लाना है ना, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि इसको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। 73rd क्वेश्चन नंबर 73rd में है, जुडिशियल प्रोसेस इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फ्रॉम वेयर दिस फीचर हैज बोरोड। ठीक है, भारत में न्यायिक प्रक्रिया कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है, कहाँ से इस फीचर ने उधार लिया गया है। देखिए 67th बीपीएससी प्रीलिम्स जो हुआ है, जो भी रिसेंटली कैंसिल किया गया, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो मैंने यहाँ पे जस्ट सिंपली पूछा है कि ये जो फीचर है वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट वन, जापानी कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया है। अब देखिए इंडिया में क्या है कि प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो किया जाता है, बट यूएसए में क्या है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है। दोनों में डिफरेंस काफ़ी डिफरेंस है। आप इसको अच्छे से रीड करेंगे, डिफरेंस को समझने का प्रयास करेंगे। ये खुद में एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ ही समझना काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो आप इसको अपने बुक से, जो भी आपके रेफरेंस बुक है उससे पढ़ें और डिटेल में पढ़ें, समझने की कोशिश। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो है, मोरारजी देसाई अपॉइंटेड द सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन अंडर द चेयरमैन ऑफ बीपी मंडल, दिस इज करेक्ट वन। ठीक है, बीपी मंडल जो मंडल कमीशन की स्थापना की गई थी 1979 में। ठीक है,
1979 में बीपी कमीशन की, ठीक है, बीपी मंडल कमीशन की। मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट के समय में ही इसकी अपॉइंटमेंट हुई थी। और ये सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड इज नाम रामनंदन कमेटी वाज अपॉइंटेड टू आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर अमंग द ओबीसी। ये भी स्टेटमेंट जो है सेकंड, ये भी करेक्ट है। और ये नाम रामनंदन कमेटी जो है इनको की स्थापना कब की गई थी? तो 1993 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, इस कमेटी की। और इनको बोला गया था कि क्रीमी लेयर आइडेंटिफाई करें अमंग द ओबीसीज। थर्ड स्टेटमेंट इज द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन वाज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप काका केलकर। या दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। काका केलकर जो थे और उनके चेयरमैनशिप के अंतर्गत में फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन की स्थापना की गई थी, है ना। अब रिसेंटली, मोस्ट रिसेंटली वाज जस्टिस रोहिणी कमेटी, ठीक है। जस्टिस रोहिणी कमेटी को सेटअप किया गया था टू एग्जामिन द सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, है ना। तो अन्य पिछड़ा वर्ग के उप वर्गीकरण की जांच के लिए ही जस्टिस रोहिणी कमेटी का स्थापना की गई। ऑप्शन स्टेटमेंट 4 इज आल्सो करेक्ट। तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। इसमें सिंस पूछ रहा है कि कौन से स्टेटमेंट सही है, तो देखिए ऑप्शंस आप देखते हैं हम लोग 1 एंड 2 ऑप्शन। ऑप्शन ए इज 1 और 2 करेक्ट। ऑप्शन बी इज 3 एंड 4, ये दोनों करेक्ट सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? E, more than 1. Next question is, which article provide the president may with respect to any state or union territory and after consultation with the governor thereof by public notification specify the caste, race, tribe or part of or group within caste, race or tribe be deemed to be a scheduled caste in relation to the state or union territory। किस अनुच्छेद में यह उपबंध किया गया है कि राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में और उसके राज्यपाल के साथ परामर्श करने के बाद लोक अधिसूचना द्वारा जातियां या जनजातियों या फिर जनजातियों के भीतर के कुछ हिस्सों या समूहों को उस राज्य या संघ राज्य के क्षेत्र में अनुसूचित जातियां माना जा सकता है। मतलब बेसिकली ये है कि शेड्यूल्ड कास्ट इंक्लूजन और एक्सक्लूजन जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं। तो ये पावर उनको किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? सिंपल सा मतलब यही है। इतना बड़ा पैसेज देने का मतलब ये था सो दैट यू विल गेट कंफ्यूज्ड ना। इतना लंबा चौड़ा पैसेज देने का मतलब सिंपल सा यही है। फिर भी जो लिखा गया है वो सीधा सीधा आर्टिकल के पैराग्राफ से उठाया गया है ना। और ये पैराग्राफ बिल्कुल सही है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा आर्टिकल है जो ये राइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 341 ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। आर्टिकल 341। अब आर्टिकल 342 किन के लिए होता है? ये एसटी के इंक्लूजन और एक्सक्लूजन से रिलेटेड होता है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इंक्लूजन और एक्सक्लूजन से लेकर होता है, लिस्ट में इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन को लेकर, ठीक है। तो 342 याद रखेंगे। ये आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन देने का पर्पस ये था क्योंकि 67th बीपीएससी में जो हुआ अभी कंडक्ट हुआ था कुछ महीने पहले और कैंसिल भी हो गया था, उसमें उन्होंने पूछा था आर्टिकल 300 के बारे में पूछा था, ठीक है। ये बिलोंग करता है सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स के लेकर, ठीक है। सूट्स एंड प्रोसीडिंग से लेकर ये बिलोंग करता है आर्टिकल 300। और इसमें कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया may sue और sued by the name of Union of India, ठीक है। मतलब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी पर केस करता है, किसी स्टेट के ऊपर केस करता है या कोई स्टेट उसके ऊपर केस करता है, तो वो किस नाम से उसे केस दर्ज कराना होगा? तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से नहीं कराना होगा, उसे कराना होगा यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई स्टेट के ऊपर कोई दूसरा स्टेट केस दर्ज कराना चाह रहा है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर सूट फाइल करना चाह रही है, तो वो किस नाम से करेगी स्टेट के लिए? वो करेगी स्टेट ऑफ बिहार या फिर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। स्टेट लगाना जरूरी है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार लगाना नहीं है। तो ये जो आर्टिकल 300 है वो एक क्या नोमेनक्लेचर प्रोवाइड करता है कि अगर आप जुडिशरी में कोई भी केस फाइल करते हैं, सूट्स फाइल करते हैं, प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो किस नाम से पार्टिसिपेट करना होगा ये आर्टिकल 300 बताता है। तो इस तरह से देखा जाएगा कभी भी कोई केस मान लीजिए लड़ता है, होता है बिहार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में अगर मान लीजिए चल रहा है डिस्प्यूट्स, ठीक है, किस क्या नाम होगा केस का? ऐसे होगा स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसे नाम होगा स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। आर्टिकल 340 में क्या है? ये अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन टू द इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, आर्टिकल 340 में आता है। और 349 जो है वो है 339 जो है वो कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। ये हो गया आर्टिकल 339, ठीक है। तो आप ये सारे आर्टिकल को देख लेंगे एक बार, है ना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन फॉर द क्वेश्चन 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 76। Which one of the following scholars suggested the Earth's origin from gases and dust particle? तो क्वेश्चन कह रहा है कि किस विद्वान ने गैसों से पृथ्वी की उत्पत्ति का सुझाव दिया था, ठीक है। यहाँ पर जो डिफरेंट स्कॉलर्स का नाम दिया हुआ, जेम्स जीन, पहला ऑप्शन जो है जेम्स जीन, ठीक है। जेम्स जीन ने जो हाइपोथेसिस दिया था वो हाइपोथेसिस था
टाइडल हाइपोथेसिस, ठीक है, टाइडल हाइपोथेसिस, ठीक है। और एच एल्फवेन जो दिया था वो इंटरस्टेलर क्लाउड हाइपोथेसिस दिया था, ठीक है। और इसने जो दिया था वो था सुपरनोवा हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इन तीनों ने इन टॉपिक पर अपनी हाइपोथेसिस दी थी, बट वो स्मिथ जो थे, ठीक है, ऑप्शन डी, उन्होंने ये थ्योरी प्रपोज किया था कि जो अर्थ की ओरिजिन है वो जो गैस और डस्ट पार्टिकल है उनसे मिलकर बनी है, हुई है, ठीक है। हेंस ऑप्शन डी जो है उन्होंने ही। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स अबाउट द ओशन फ्लोर रिलीफ इज करेक्ट? स्टेटमेंट 1, कंटिनेंटल मार्जिन इज द ट्रांजिशन बिटवीन द कंटिनेंटल शोर एंड डीप सी बेसिन, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, the abyssal plain is lies between the continental margin and continental slope. Third statement is mid-oceanic ridges are interconnected and chain of mountain system within the ocean. And fourth statement is mid-ocean ridges are longest mountain chain on the surface of the earth through submerged under the oceanic water. तो पहला जो देखिए, इसके लिए समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो समझने में काफ़ी आसान होगा। ये हमारा स्कीमेटिक डायग्राम है जो ओशनिक रिलीफ है उसका, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये रीजन जो है ना यहाँ तक, ये कंटिनेंटल सेल्फ बोलते हैं, कंटिनेंटल सेल्फ। और यहाँ से जो ये रीजन होता है ना, ये रीजन ये है कंटिनेंटल स्लोप, ठीक है। और ये रीजन जो है ना, जो उठा हुआ भाग है, ये रीजन ये होता है कंटिनेंटल राइज, ठीक है। और ये जो रीजन है ना, ये रीजन प्लेन एरिया, उसको बोलते हैं हम लोग एबिसल प्लेन, एबिसल प्लेन, है ना। और ये जो नीचे जो एरिया नीचे है एक ट्रेंच जैसा दिखता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंच ही कहते हैं इसको। ये ट्रेंच है, गड्ढे जैसा होता है, ट्रेंच काफ़ी डीप होता है, ये इसे ट्रेंच बोलते हैं, ठीक है। और ये सब जो छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं माउंटेन टाइप के, ठीक है, ये इनको सी माउंट बोलते हैं, ठीक है। और जो सी माउंट जिसका जो टॉप एरिया जो होता है वो फ्लैट होता है, उन्हें बोलते हैं ग्योट बोलते हैं, ग्योट, ठीक है। क्या बोलते हैं? ग्योट, इन्हें बोलते हैं ग्योट, इन्हें ग्योट कहते हैं। ये क्या है? ये है सी माउंटेन, सी माउंट बोलते हैं, सी माउंट बोलते हैं, ठीक है। कंटिनेंटल मार्जिन जो है ना वो इन तीनों से मिलके बना होता है। किन किन से? एक मिनट, कंटिनेंटल स्लोप, कंटिनेंटल सेल्फ और कंटिनेंटल राइज, ये तीनों को कॉम्बिनेशंस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंटिनेंटल मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस के स्टेटमेंट्स को। तो पहला स्टेटमेंट जो है, कंटिनेंटल मार्जिन इज ट्रांजिशन बिटवीन द कंटिनेंटल शोर एंड डीप सी बेसिन, ठीक है। महाद्वीपीय मार्जिन महाद्वीपीय तट और गहरे समुद्र बेसिन के बीच का एक क्या है? संक्रमण है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि कंटिनेंटल मार्जिन मैंने बताया आपको, कंटिनेंटल स्लोप, कंटिनेंटल सेल्फ और कंटिनेंटल राइज, ये तीनों को जोड़ते हुए कंबाइन जो फॉर्म होता है वो ही कंटिनेंटल मार्जिन होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं कि एबिसल प्लेन लाइज बिटवीन द कंटिनेंटल मार्जिन एंड कंटिनेंटल स्लोप, पताल के मैदान महाद्वीपीय मार्जिन और महाद्वीपीय ढलान के बीच स्थित है। नहीं, अगर हम लोग फिगर देख रहे हैं, यहाँ फिगर में ऑलरेडी जो ड्रॉन है, एबिसल प्लेन जो है वो आपको कंटिनेंटल मार्जिन के बाद का एरिया है, उनके बीच में नहीं है, कंटिनेंटल मार्जिन और कंटिनेंटल स्लोप के बीच में नहीं है। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। स्टेटमेंट 3 क्या है? मिड ओशनिक रीजेस आर इंटरकनेक्टेड चेंज ऑफ माउंटेन्स सिस्टम विद इन द ओशंस, या बिल्कुल करेक्ट। और मिड ओशनिक रीजेस आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू सबमर्ज्ड अंडर द ओशनिक वाटर, बिल्कुल सही। अब मिड ओशनिक रीजन्स तो यहाँ मैंने फिगर नहीं बनाया, बट मैं आपको अलग से एक फोटो दिखाता हूँ, उसमें आप से पहचान जाएंगे। देखिए ये मिड ओशनिक रीजन है, ये मिड ओशनिक रीजन जो डाइवर्जिंग प्लेट के अलोंग होती है, ठीक है। मिड ओशनिक रीजन छोटे छोटे जो पहाड़ी जैसे श्रृंखला होंगी काफ़ी लंबे तक। और एग्जाम्पल क्या है? तो अटलांटिक ओशन में मिड ओशनिक रीजन है, आप कोई भी एटलस उठा के देख लें, ठीक है, तो मैप में आपको दिख जाएंगे, है ना। तो ये एक लंबी श्रृंखला होती है, पर्वत की श्रृंखला होती है काफी दूर तक, और समुद्र में बीच के भाग में पाया जाता है मिड ओशनिक रीजन, है ना, ठीक है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 3 and 4 आर करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शंस आर इज सी 1, 3 and 4, ठीक है, ऑप्शन C 1, 3 and 4. Next question is 78. Which type of volcano eruption has caused Deccan Trap formation? So here the correct answer would be flood. फ्लड टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस, ठीक है। फ्लड टाइप ऑफ क्या होता है कि इसमें जब वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, तो जो लावा निकलते हैं यहाँ से ना, वो क्या होती है, उसकी विस्कोसिटी क्या होती है? बहुत ही कम होती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी किसको बोलते हैं? क्षयंता, ठीक है। जो लावा जो होता है
वो उतना थिकी नहीं होता है ना, और इजीली फ्लो करता है, इसलिए ये क्या होता है, फ्लड इरप्शन से क्या होता है, ये लॉन्गर डिस्टेंस तक ये लावा क्या होते हैं, प्रवाहित होकर फैल जाते हैं लॉन्गर डिस्टेंस तक लावा, है ना। तो इन्हीं इसी रीजन की वजह से जो डक्कन ट्रैप है मेनली कहाँ पाया जाता है, कवरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र प्लेटू, वहां पर ये डक्कन ट्रैप की फॉर्मेशन हुई थी, फ्लड टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से, है ना। सील्ड वोल्केनो क्या होता है, तो सील्ड वोल्केनो में होता है कि ये जो वोल्केनो है, सील्ड टाइप ऑफ वोल्केनो, इसमें क्या होता है कि इसमें भी लावा जो होता है काफी हाईली फ्लूइड होता है, ठीक है। लावा जो बनता है हाईली फ्लूइड होता है, इजिली दे कैन फ्लो। सो जब लावा फ्लो करती है ना, जो वॉरियर की जो ढाल होती है ना, शील्ड जो होती है ना, ढील शील्ड आपने देखा होगा, इस टाइप की होती है शील्ड, है ना। चाहे आपने मूवी देखी कैप्टन अमेरिका की जो शील्ड होती है उस टाइप की वो स्ट्रक्चर बन जाती है, क्योंकि लावा जो यहाँ इरप्ट होता है ना, यहाँ से वो धीरे धीरे फ्लूड करते हुए डोम लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, उसी को शील्ड वोल्केनो बोलते हैं, ठीक है। ब्रॉड वोल्केनोज विद जेंटल स्लोप आर शेप्ड समवॉट लाइक अ वॉरियर शील्ड लाइंग फ्लैट ऑन द अर्थ, ठीक है। अर्थ पे ऐसा लगता है कोई वॉरियर का शील्ड रखा हुआ है, उसी को शील्ड वोल्केनो बोलते हैं। कंपोजिट वोल्केनो होते हैं क्या कि कंपोजिट कोन टाइप के दिखते हैं, ठीक है। क्या होता है कि ये टाइम टू टाइम इससे लावा क्या है, इरप्ट होते हैं, तो ये एक के ऊपर एक क्या होता है कि फॉर्मेशन होते जाता है, ठीक है, लेयर बनते जाता है। तो ऐसा लगता है कि ये 2-3 लेयर के कंपोजिशन से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसका नाम कंपोजिट और स्ट्रेटो वोल्केनो भी कहा जाता है। स्ट्रेटो मतलब लेयर क्लासिफिकेशंस होते हैं, जैसे एक लेयर बना फिर दूसरा लेयर बना, क्योंकि टाइम टू टाइम इस पे क्या होता है, लावा का इरप्शन होता है, तो लावा इस पर अपनी परत बनाती जाती है ना। द कंपोजिट कोन्स आर लार्जर वोल्केनोस जनरली कंपोज्ड ऑफ लावा फ्लोज, मड फ्लोज, डिपॉजिट्स, ठीक है। दे आर एक्टिव ओवर लॉन्ग पीरियड एंड इरप्ट पीरियोडिकली। द कॉनिकल वोल्केनो बिल्ड अप बाय द मेनी लेयर्स ऑफ हार्डन लावा, है ना, हार्ड लावा का लेयर बन जाता है इसके, तो यही होता है कंपोजिट वोल्केनो, ठीक है। कॉल्डेरा क्या होता है कि कॉल्डेरा होता है कि जब इरप्शन होता है, क्या होता है कि वोल्केनो का जो कुछ पार्ट होता है वो कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। ये खुद ही कोलैप्स करके इसके अंदर गिर जाता है या धंस जाता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। डिप्रेशन टाइप स्ट्रक्चर क्रिएटेड ओवर द व्हाट वोल्केनो, और इसमें जब बारिश वगैरह की पानी अगर आ जाती है, जम जाती है, तो ये एक लेक बन जाता है, ठीक है। इसी को कॉल्डेरा बोलते हैं, यही हो गया कॉल्डेरा। तो ये 4 टाइप के वोल्केनो यहाँ पे लिखे हुए हैं, बट जो डक्कन ट्रैप बना हुआ है वो फ्लड टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन की वजह से बना है, ठीक है। इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, द बिग स्प्लैट इज एसोसिएटेड विथ, तो बिग स्प्लैट है क्या, इसको हम लोग पहले अच्छे से समझते हैं। इन 1838 सर जॉर्ज डार्विन had suggested that initially जो अर्थ है और मून है, ठीक है, अर्थ और मून जो है वो एक डंबल शेप के रूप में अटैच, ठीक है, और ये दोनों बॉडी ना साथ में रोटेट करती थी सन के अराउंड बहुत तेजी से, ठीक है। और ये धीरे धीरे ये डंबल शेप और भी नैरो होते गया, ठीक है। और जब ये फास्ट तरीके से रिवॉल्व करता था सन के अराउंड, तो एक समय ऐसा आया जब ये इवेंचुअली क्या हुआ कि ये दोनों आपस में टूटकर एक पोर्शन जो है अभी अर्थ के रूप में और दूसरा मून के रूप में रोटेट करने लगा सन के अराउंड, जहां मून जो है अर्थ के चारों ओर रोटेट करता था और पूरा सिस्टम जो है वो सन के अराउंड रोटेट करता था। ये कहना था किनका, सर जॉर्ज डार्विन का, उन्होंने ये थ्योरी दिया था 1838 में, ठीक है। बट प्रेजेंट टाइम साइंटिस्ट डू नॉट एक्सेप्ट दिस थ्योरी, है ना। उनका क्या, अभी प्रेजेंट समय में साइंटिस्ट का मानना है जो अभी जो मून जो बना है, ठीक है, वो बना है एन आउटकम ऑफ जाइंट इम्पैक्ट, वो जाइंट इम्पैक्ट के कारण से बना है, जिसको हम लोग बिग स्प्लैट बोलते हैं। उनका साइंटिस्टों का मानना है कि बॉडी ऑफ साइज 1 to 3 times बिगर देन मार्स कोलाइडेड विद द अर्थ इन सम टाइम्स शॉर्टली आफ्टर द अर्थ वाज फॉर्म्ड। जैसे ही अर्थ बना होगा उसी समय मार्स से 1 या 3 गुना ज्यादा की कोई अदर कॉस्मिक बॉडी अर्थ से टकराई होगी, और उससे क्या हुआ होगा कि एक ब्लास्ट हुआ होगा, ठीक है, और लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ जो है वो स्पेस में चला गया, ठीक है। दिस पोर्शन ऑफ ब्लास्टेड मटेरियल देन कंटिन्यू टू ऑर्बिट द अर्थ, है ना। यही जो ब्लास्टेड मटेरियल था वो ऑर्बिट करने लगा अर्थ के चारों ओर और इवेंचुअली फॉर्म इनटू द प्रेजेंट मून अबाउट 4.4 बिलियन ईयर्स एगो। धीरे धीरे ये अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और वो मून में कन्वर्ट हो गया, कब, 4.4 बिलियन ईयर्स एगो। इसी को हम लोग बिग स्प्लैट कहते हैं। वो
मून से ही एसोसिएटेड है, मून के फॉर्मेशन से एसोसिएटेड है। ठीक है, अब ऐसा साइंटिस्टों का मानना है कि जो पैसिफिक ओशन है उसके वो जो डिप्रेशन बना है वो ना बिग जो फ्लैट हुआ और जो मटेरियल वहां से निकला उसी से वो मून बना है ना, तो इसे ही कहते हैं बिग स्प्लैट। इससे एसोसिएटेड है वो है मून से एसोसिएटेड, आंसर विल बी बी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदर कंडीशन इज इंडिकेटेड बाय अ सडन फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मौसम की स्थिति बैरोमीटर रीडिंग में अचानक गिरावट से इंगित की जाती है। तो देखिए क्या होता है कि सपोज ये कोई रीजन है, यहाँ पर ये जो है मान लीजिए यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर एरिया है। ठीक है, और ये ग्रेजुअली हाई प्रेशर है, ये भी हाई प्रेशर है, यहाँ भी हाई प्रेशर है एटमोस्फेयर। तो यहाँ पर क्या होता है ना, क्या जब भी जो हवा जो बहती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आती, तो यहाँ पर जो भी एयर होगा ना वो देखेगा कि यहाँ लो प्रेशर है इस रीजन में, ये तुरंत इस ओर भागेगी, सारी तरफ हवाएं इसको फील करने के लिए आएंगी। ठीक है, यहाँ इसको फील करने के लिए अचानक से जो ये डिस्टरबेंस होगा ना, जो हवा इस रीजन को फील करने के लिए आएगी, लो प्रेशर एरिया को वापस से बैलेंस करने के लिए आएगी ना, तो वहाँ देखिएगा कि डिस्ट्रप्शंस क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, वेदर्स में अचानक से हवा तेज चलने लगेगी। ठीक है, और आंधी तूफान आने लगेगा, और उस समय अगर आप बैरोमीटर को क्लोजली मॉनिटर करेंगे देखेंगे तो बैरोमीटर क्या होगा, लो प्रेशर को डिनोट कर रहा हो। ठीक है, तो जब भी बैरोमीटर नीचे गिरता है, बैरोमीटर की रीडिंग जब नीचे गिरती है, ठीक है, इसका मतलब समझ जाइए कि अभी तूफान आने वाला है, स्टॉर्म आने वाले हैं। ठीक है, तो स्टॉर्मी वेदर को ये इंडिकेट करता है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट, स्टॉर्मी वेदर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, एलुवियल फैन, डेल्टाज, फ्लड पेन, सिंक होल। ठीक है, अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म क्या होता है, देखिए एक होता है इरोजनल लैंडफॉर्म, एज नेम सजेस्ट, नाम जिस तरह से सजेस्ट कर रहा है, इरोजनल मतलब कहीं ना कहीं से इरोजन हुआ होगा, क्षय हुआ होगा। ठीक है, अब नदियां जब पहाड़ से निकलती हैं तो वी शेप वैली बनाती है। ठीक है, वी शेप वैली बनाती है, ये वी शेप वैली, धीरे धीरे यही वैली क्या होता है, यू शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जब वैली बनाती है ना, तो यहाँ से जो इरोजन करती है, ये जो यहाँ की जो मटेरियल जो कटा और यू शेप में कन्वर्ट हुआ, यही मटेरियल आगे जाके क्या होता है, वो लोग डेल्टा के रूप में क्या होता है, ये सेडिमेंट्स जो यहाँ से निकला, इस यहाँ से ये जाके डिपॉजिट होते हैं कहाँ, डेल्टाइक रीजन में जाके डिपॉजिट करते हैं, तो क्या बनता है, डेल्टा फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली फ्लड प्लेन्स जो है, कहीं ना कहीं की मटेरियल जो है, सेडिमेंट्री रॉक्स की जो डिब्रिस हैं, मटेरियल्स हैं, वो कहीं ना कहीं आके डिपॉजिट हुए होंगे, तो वो जो आकृति बनाती है, डिपोजिशनल आकृति बनाती है, लैंडफॉर्म बनाती है, उसी को हम लोग डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बोलते हैं। तो एलुवियल फैन क्या होता है, एलुवियल फैन जो है वो एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होता है। अब देखेंगे कि जब पहाड़ों से नदियां नीचे उतरती हैं और जैसे वो मुहाने पे पहुंचती है, मतलब जैसे मतलब पहाड़ों से नदियां उतर रही हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ना एक मिट्टी का ढेर लग जाता है। ठीक है, एकदम जस्ट पहाड़ों के नीचे के एरिया की बता रहे, तराई की बात, मिट्टी की ढेर लग जाती है या सेडिमेंट्स की ढेर लग जाती है, उसे ही डिपोजिशनल फैन बोलते हैं, उसे एलुवियल फैन बोलते हैं। ठीक है, एलुवियल फैन होते हैं। तो ये क्या है, ये वैली से जो सेडिमेंट्स को उन्होंने इरोड करके लाए और यहाँ पे उन्होंने डिपोजिट किया, उसी को डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बोलते हैं। तो एलुवियल फैन इज डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, करेक्ट। डेल्टा भी क्या है, वो भी सेडिमेंट्स के डिपोजिट्स के कारण बनता है, तो वो भी क्या हो गया, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। फ्लड प्लेन भी सेम प्रोसेस से ही बनता है, तो ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। सिंक होल क्या होता है कि ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म नहीं होता। होल्स देखिए, ऑलरेडी होल्स लिखा हुआ है, आप अगर नहीं भी जानते हैं तो इसको यहाँ से गेस से आप इसको गलत कर सकते हैं। होल्स मतलब कहीं ना कहीं इरोजन हुआ होगा तभी तो वो होल्स बना होगा। ऐसे मान लीजिए रॉक्स, ठीक है, कार्बोनिक रॉक्स मान लीजिए जो भी हैं, इसमें छोटे छोटे सिंक होल बन जाते हैं। ठीक, कैल्शियम चूना पत्थर अगर होगा, चूना पत्थर की चट्टाने हैं तो उसमें देखिए छोटे छोटे, क्योंकि वो इजिली रिएक्ट करते हैं वाटर से, तो सिंक होल बन जाते। ठीक है, इस सिंक होल्स बन गया तो ये इरोजनल लैंडफॉर्म्स कहलाता है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स नहीं कहलाता है, इसलिए स्टेटमेंट 4 इज रॉन्ग। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर निकल के आता है वो होता है सी, 81 का सी, 1 2 3 इज करेक्ट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इज, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है यहाँ पे एग्जांपल क्या क्या है, कंपोज क्या है, ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों में आते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये ब्राजील हो गया, ब्राजील में हो गया, अर्जेंटीना के कुछ पार्ट्स में होते हैं, फिर उरुग्वे के कुछ पार्ट पाए। ठीक है, तो कंपोज क्या है, एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। ठीक है, पंटरनालाज, ठीक है, पंटरनालाज भी जो है वो भी साउथ अमेरिका में ही पाया जाता है, ब्राजील, बोलिविया एंड पैराग्वे रीजन में पाया जाता है, जो कि एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, बोलेंगे वेट ग्रासलैंड बोलेंगे, ट्रॉपिकल वेट। ठीक है, डाउन्स जो है ये क्या है, ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड है।
कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और लैनोस जो है, लैनोस ये भी कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है कोलंबिया एंड वेनेजुएला में, ठीक है। कोलंबिया और वेनेजुएला में लैनोस ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाया जाता है, ये भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होता है। तो यहाँ ऑप्शंस देखिए, ए बी सी, ए बी डी, सी इज नॉट करेक्ट, सी इज नॉट करेक्ट, बट ए बी सी इज करेक्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन है एग्जांपल्स ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, आंसर वुड बी ई, मोर देन वन। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट गल्फ and a strait are incorrect, ठीक है। A strait is a deep inlet of sea surrounded by land with a narrow mouth, whereas a gulf is a narrow waterway that connects two large water bodies. जलडमरू एक समुद्र का गहरा प्रवेश द्वार है जो एक संकीर्ण मुंह के साथ भूमि से घिरा हुआ है, जबकि एक खाड़ी एक संकीर्ण जल मार्ग है जो दो बड़े जल निकायों को जोड़ता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि गल्फ और स्ट्रेट में आपको समझना होगा अंतर क्या है। गल्फ जो है एक नैरो वाटर चैनल, दो बड़े बड़े लैंड मास के चारों तरफ होते हैं। फॉर एग्जांपल पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ किनके बीच में है? तो ये देखिए ईरान का इधर एरिया होता है, ईरान है, और इधर कौन सा एरिया है? सऊदी अरबिया का, और बाकी जो कंट्रीज हैं, ओमान, सॉरी कतर हो गया, फिर यूएई हो गया, ये सारे यहाँ पर बिलोंग करते हैं। तो जो ये रीजन है ना, जो गल्फ होता है ना, डीप इनलेट होता है, अंदर की ओर लैंड मास में अंदर की ओर वो प्रवेश किए हुए होते हैं, है ना, उसी को हम लोग गल्फ बोलते हैं। बट जो स्ट्रेट होता है वो क्या होता है कि दो लैंड मास के बीच का एक नैरो पतला सा एक चैनल होता है, ठीक है। ये नैरो वाटर वेज होते जो दो बड़े क्या होते हैं वाटर बॉडीज को कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट ऑफ गिब्रल्टार, ठीक है, या स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का किनको कनेक्ट करता है? इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। बट देखेंगे तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्या है कि एक साइड आप सुमात्रा आइलैंड मिलेगा और एक साइड कौन सा होता है? सिंगापुर वगैरह आपको दिखेंगे, सिंगापुर रीजन या फिर थाईलैंड के कुछ रीजन्स दिखेंगे। तो ये नैरो वाटर वेज इन दो बड़े लैंडमास के बीच में होते हैं। यहाँ इस रीजन को हम लोग बोलते हैं क्या? स्ट्रेट बोलते हैं। वेरेज गल्फ बोलते हैं कि कोई बड़े एक लैंड फॉर्म के अंदर, भूभाग के अंदर में कुछ हिस्सा वाटर का अंदर की ओर घुसा हुआ होता है, मतलब अंदर की ओर वो अपना इनलेट बनाए हुए होता है, उसको बोलते हैं गल्फ। अब यहाँ स्टेटमेंट 1 में देखिए जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, वो अपोजिट है। स्ट्रेट के बारे में जो डिफिनेशन दिया है वो गल्फ के लिए है, और जो गल्फ का डिफिनेशन दिया हुआ है वो स्ट्रेट के लिए है, ठीक है। यहाँ वाइस वर्सा स्टेटमेंट वुड बी द करेक्ट, बट हियर जो भी डिफिनेशन दिया है वो प्रेजेंटली गलत है। फर्स्ट इज रॉन्ग। अब देखते हैं श्रीलंका, सेकंड स्टेटमेंट, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट। ट्रू, गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो नीचे है और पाक स्ट्रेट ऊपर। तो both the landmass Sri Lanka and India separated from these two strait and the Gulf respectively, ठीक है। Pak state is situated between the Tamil Nadu and Sri Lanka, correct. This is also correct. Okay, so Gulf of Mannar is situated at the southern tip of the continent. Southwestern tip of the continent. तो इसमें हो गया आपका साउथ वेस्ट टिप नहीं होगा, साउथ ईस्टर्न टिप हो जाएगा, ठीक है। साउथ ईस्टर्न टिप आप देखेंगे तो इंडिया का जो ये है ना, वो इस एरिया में गल्फ ऑफ मन्नार है, श्रीलंका है, गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ है, पाक स्ट्रेट यहाँ है, ठीक है। ये पाक स्ट्रेट है और ये गल्फ ऑफ मन्नार है। तो ये साउथ ईस्टर्न टिप पर है, और यहाँ स्टेटमेंट में दिया है साउथ वेस्टर्न टिप। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, स्टेटमेंट 4 जो है वो गलत हो गया। अब हम लोग आते हैं ऑप्शंस पे। फर्स्ट इज रॉन्ग, पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, फोर्थ स्टेटमेंट भी जल्द रॉन्ग। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस जो मेरे गलत हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा E, none of the above. None of the above will be the correct. Okay, let's move to the next question. Next question is which state is referred to as a molasses basin? तो molasses basin होता क्या है? Molasses basin is nothing but a soft unconsolidated deposit. असंगठित अवशेष जो होते हैं ना, उनको ही हम मोलासेस बेसिन कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाते हैं, किस स्टेट में पाया जाता है? तो ये मिजोरम में पाया जाता है। पूर्वांचल जिनको जो हिल होता है उधर पाया जाता है, वही मिजोरम है। मिजोरम के रीजन में ही ये मोलासेस बेसिन जो है पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कोयपन ट्रॉपिकल क्लाइमेट रेफर टू, ठीक है। अब देखिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, तो हम स्टेटमेंट अगर देख रहे हैं तो एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज 18 डिग्री सेंटीग्रेड और हाइयर, ठीक है ना। तो फॉर्चुनेटली ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये ही ट्रॉपिकल क्लाइमेट के बारे में बताता है। सेकंड जो ऑप्शंस हैं, पोटेंशियल इवेपोरेट्स एक्सीड प्रेसिपिटेशंस, ये आपको ड्राई क्लाइमेट के बारे में बताता है, क्योंकि ड्राई क्लाइमेट में देखेंगे, डेजर्ट एरिया में देखिए फॉर एग्जांपल कि वहाँ पे क्या होता है, प्रेसिपिटेशन जो रेनफॉल होती है उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा इवेपोरेशन हो जाता है वहाँ, है ना।
इस तरह के करेक्टरिस्टिक जहाँ भी मिलते हैं वो ड्राई क्लाइमेट के होते हैं। तो यहाँ पर जो बी जो ऑप्शन है वो ड्राई क्लाइमेट के लिए है। थर्ड जो ऑप्शन सी जो ऑप्शन है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज -3 डिग्री सेंटीग्रेड और बिलो। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये कूल टेम्परेट क्लाइमेट का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, कूल टेम्परेट, ठीक है, टेम्परेट कूल टेम्परेट क्लाइमेट के कैरेक्टरिस्टिक। वहाँ पे क्या होता है कि कोल्डेस्ट मंथ जो होता है वहाँ एवरेज टेम्परेचर जो कोल्डेस्ट मंथ का होता है -3 डिग्री या उससे नीचे ही रहा, ठीक है। तो ये होता है कूल टेम्परेट क्लाइमेट हो गया सी वाला। डी ऑप्शन में एवरेज टेम्परेचर फॉर ऑल मंथ इज बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो पूरा फुल्ली कोल्ड क्लाइमेट की बात कर रहे हैं हम लोग। फिर ये कोल्ड क्लाइमेट हो गया टोटली, मतलब टुंड्रा, मतलब ये टुंड्रा टाइगा, ये सारे जो रीजन्स हैं वहाँ पर ये कोल्ड क्लाइमेट्स पाए जाते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो एवरेज टेम्परेचर फॉर ऑल मंथ्स इज बिलो 10 डिग्री, ये कहाँ के होते हैं, ये कोल्ड क्लाइमेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कोयपन के द्वारा जो क्लाइमेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट को रेफर किया गया है तो वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर आर अनलाइकली टू फ्लो इन द रिफ्ट वैली। ठीक है, रिफ्ट वैली क्या होता है कि सपोज ये एक रॉक है ना, इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन की वजह से ये दरारें आ जाती हैं, ठीक है, और समय के साथ साथ ये पोर्शन है, ये पोर्शन क्या होता है, नीचे की ओर धंस जाता है, नीचे की ओर चला जाता है। ठीक है, मान लीजिए वो नीचे की ओर आ जाता है, तो अब जो लैंडफॉर्म बन जाएगा वो इस तरह से हो। तो ये जो रीजन हो गया ना, ये रीजन, यही रीजन को रिफ्ट बोल। ठीक है, अब ये जो इस तरह की जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ, अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर वाटर बॉडीज फ्लो करने लगी, ठीक है, रिवर्स वगैरह फ्लो करने लगी में, तो इसी को हम लोग रिफ्ट वैली रिवर्स बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल इंडिया में जो एग्जाम्पल है रिफ्ट वैली रिवर्स का वो है नर्मदा, ठीक है, तापी, दामोदर। अगर आप नर्मदा को देखेंगे ना, नर्मदा के एक और सतपुरा रेंज है और दूसरे ओर विंध्या। अगर ये विंध्या है तो ये सतपुरा रेंज होगा और उसके बीच में नदी फ्लो कर, ठीक है, ये रिफ्ट वैली के कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ ऑप्शंस हम देखते हैं कि सुवर्ण रेखा जो है वो रिफ्ट वैली में फ्लो करने वाली रिवर नहीं है। तापी यस है, दामोदर यस है, ईब जो है वो ट्रिब्यूटरी है, किसकी, ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। ऑप्शन बी एंड सी इज करेक्ट, सो ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर, मोर देन वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 87, Which of the following conditions need to be met for the emergence of tropical cyclone? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के उद्भव के लिए निम्नलिखित में से किस स्थिति को पूरा करने की आवश्यकता है? तो यहाँ पर बेसिकली पूछ रहा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो बनता है उसके लिए कंडीशंस कौन कौन से होने चाहिए। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। पहला स्टेटमेंट जो है वो है लार्ज एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर। बिल्कुल सही बात है, वार्म और मॉइस्ट एयर नहीं मिलेगा तब तक वो कैसे, मतलब जो वाटर वेपर होंगे वो कैसे ऊपर नहीं उठेंगे। जब तक अगर वो वार्म नहीं होगा एयर तब तक वो ऊपर की ओर नहीं मूव करेगा, है ना। साइक्लोन मतलब कैसे बनता है, देखिए ये जो होता है ना, यहाँ पर एयर ऊपर की ओर मूवमेंट करता है, ठीक है, जो वार्म और मॉइस्ट एयर है ना ये ऊपर की ओर जाता है और बहुत ऊपर जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे निम्बस क्लाउड बनाता है और ये वाटर रेनफॉल कराता है। ठीक है, ये बहुत पानी गिर, ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं आई ऑफ दिस साइक्लोन। ठीक है, और ये जो यहाँ ये जो एक नैरो बोले कॉलम बन जाता है, ठीक है, ये कॉलम ये काफी क्या होता है, स्टिल होता है, शांत होता है यहाँ, और यहाँ पर एयर जो है ना वो सबसाइड करता है, वार्म एयर। ठीक है, वो क्या होता है इसके अंदर वार्म जो एयर होता है सबसाइड करता है, इसके अंदर नीचे की ओर जाते रहता है। ठीक है, तो ये एरिया जो होता है नीचे का ना, ये काफी गर्म एरिया होता है, ये वाला, ये रीजन बीच वाला एरिया। तो एयर सबसाइड करता है और यहाँ से एयर, ये आई के बाद की जो ये रीजन है यहाँ से हवा जो है वार्म और मॉइस्ट एयर ऊपर की ओर बढ़ती जाती है और ऊपर जाने के बाद क्या होता है, कंडेंसेशन के फलस्वरूप ये वाटर वेपर जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर बारिश होने लगती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन की मतलब बेसिक कंसेप्ट यही है साइक्लोन की। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि लार्ज एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर, यस इट्स ट्रू। सेकंड, स्ट्रॉन्ग कोरियोलिस फोर्स। अब कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स जो है ना इसको रोटेशंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऐसे जो रोटेट करता रहता है साइक्लोन चारों ओर, ठीक है, वर्लपूल के जैसा वो क्या होता है, रोटेट करती रहती है एयर इसके चारों ओर। ठीक है, तो कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, इसको रोटेशन प्रोवाइड करता है। तो स्ट्रॉन्ग कोरियोलिस फोर्स का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, इसका मूवमेंट नहीं हो पाएगा। सेकंड ऑप्शन इज आल्सो, सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट इज अनस्टेबल कंडीशन थ्रू द ट्रोपोस्फेयर दैट क्रिएट्स लोकल डिस्टर्बेंस अराउंड विच अ साइक्लोन डेवलप्स। बिल्कुल सही है, अगर अनस्टेबल
कंडीशन नहीं होगा ना तब तक साइक्लोन करेगा क्रिएट होगा नहीं। कहीं भी साइक्लोन आता है तो स्टेबल कंडीशंस में नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए डिस्टर्बेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। लोकल डिस्टर्बेंस, एयर का मूवमेंट ज्यादा होगा, हवा तेज चलेगी, तो ये चीज जो है कंडीशंस प्रायर कंडीशंस है किसी भी साइक्लोन के बनने। थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। फोर्थ option C statement is absent of strong vertical wave which disturb the vertical transfer of latent heat। बिल्कुल सही बात। देखिए क्या होता है, कंडेंसेशन यहाँ पर जब वार्म और मॉइस्ट एयर ऊपर उठा इस रीजन में यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अभी ये वार्म एयर था तो ये वेपर के फॉर्म में था, वेपर से ये कन्वर्ट होगा लिक्विड में। तो जब वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो वो क्या होगा, एनर्जी को वो अपने से बाहर की ओर छोड़ेगा, निकालेगा, अपने से एनर्जी को लीव आउट करेगा। तो वो जो एनर्जी लीव आउट करेगा ना, तो यहाँ पर जो मौजूद और भी वाटर वेपर रहेंगे उसको वो गर्म करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या करेगा, अदर वाटर वेपर है यहाँ पर उनको और हीट अप करेगा और इन सब को ऊपर की ओर और ले जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब एयर हीट अप होता है तो वो वर्टिकली मूवमेंट करता है, तो ये और ऊपर जाएगा। जैसे ही ऊपर जाएगा ये क्या होगा, कंडेंसेशन प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ये वेपर क्या कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ फिर एनर्जी रिलीज होगा। ये एनर्जी क्या करेगा, बाकी के बचे हुए वाटर ड्रॉपलेट्स को गर्म करेगा, और बाकी के बचे हुए वाटर वेपर को गर्म करेगा और उन्हें और ऊपर ले जाएगा, और ऊपर लेके जाएगा। वहां जाके फिर वो क्या होगा, कंडेंसेशन होगा और वहां फिर क्या होगा कि लेटेंट हीट वेपराइजेशन के रूप में एनर्जी रिलीज होगी। तो ये एक कंटिन्यूअस फिनोमेना है। इस तरह से क्या होता है कि वार्म एयर और वार्म एंड मॉइस्ट जो एयर है ऊपर की ओर बढ़ते जाता है और वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते जाते हैं और ये ऐसा निरंतर चलते जाता है, ठीक है। यही अगर कोई वर्टिकल विंड अगर यहाँ पर प्रेजेंट हो, अगर इस जगह पर अगर कोई एक वर्टिकल विंड अगर प्रेजेंट हो तो इन सारे फेनोमेना को वो क्या करेगा, डिस्टर्ब करे, ठीक है। इसलिए उस वर्टिकल विंड का यहाँ पर प्रेजेंट ना होना क्या करता है, फैसिलिटेट करता है ट्रॉपिकल साइक्लोन के इमरजेंसी। इसीलिए फोर्थ जो ऑप्शंस है वो भी क्या है, करेक्ट है। अब हम लोग आते हैं ऑप्शंस, ठीक है। पहला फर्स्ट एंड टू ऑप्शन सही है तो ए ऑप्शन इज करेक्ट एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब ए और सी इज करेक्ट है तो आंसर हो गया देन ई मोर देन 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 88 मंडल डैम प्रोजेक्ट। मंडल डैम प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन इंडिया। मंडल बांध परियोजना भारत में निम्नलिखित में से किस नदी से जुड़ी हुई है। तो करेक्ट आंसर इज नॉर्थ कोयल रिवर, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाने का पर्पस ये था कि 67th बीपीएससी जो अभी रिसेंट में हुआ था उसमें भी एक सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड ऑन प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट रिलेटेड टू रिवर्स, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला। और मंडल डैम काफी न्यूज में है। अभी रिसेंटली पीएम मोदी जी ने इसके इनोग्रेशन किया था। एक्चुअली में ये जो डैम है बहुत पहले से प्रोग्रेस में है, बनने के प्रोग्रेस में, बट अभी इसके काम को रोक दिया गया था और अभी रिसेंटली ये मिनिस्टरली नोट लिया गया है कि इस प्रोजेक्ट को फिर से रीस्टार्ट किया जाए और जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। तो ये मंडल डैम प्रोजेक्ट जो है नॉर्थ कोयल रिवर पर है, ठीक है। आप इसका आंसर जो हो जाएगा बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग क्या है ना, देखिए किसान जो है ना, जो वेजिटेबल की खेती करते हैं किसान, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि, और जो वेजिटेबल होते हैं वो पेरिसेबल गुड्स होते हैं, मतलब नष्ट होने वाले, सड़ने गलने वाले आइटम के कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं वेजिटेबल्स। तो इसमें क्या होता है कि किसान को हर एक रात नई वेजिटेबल्स को पिक करके तोड़कर उन्हें अर्बन मार्केट में सेंड करना होता है, ठीक है। और जो फार्म की डिस्टेंस अर्बन मार्केट से जो होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो फार्मर क्या करते हैं कि ट्रक के माध्यम से ओवरनाइट में अपने फार्म से सारे वेजिटेबल्स को कलेक्ट करके रातों रात वो सब्जी मंडी में या फिर अर्बन मार्केट में वो सेंड कर देते, ठीक है। तो इस टाइप की जो फार्मिंग, जो ट्रक एज ए व्हीकल को इंक्लूड करती है अपने फार्मिंग में, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रक फार्म, ठीक है। ट्रक का यूटिलाइज करके हम लोग अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं और या अर्बन मार्केट तक पहुंचाते हैं, उसी फार्मिंग को क्या बोलते हैं, ट्रक फार्मिंग बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, स्पेशलाइजेशन इन द कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 90, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिवर ऑफ बिहार आर नॉट मेकिंग बॉर्डर विद द अदर स्टेट, ठीक है। तो देखते हैं, कह रहा है कि बिहार की कौन सी वो नदियों का जोड़ा है जो अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो पहला जो ऑप्शन है कर्बनासा एंड सोन, ये तो बनाते हैं, ठीक है, कर्बनासा एंड सोन ये बनाते हैं। कर्बनासा
उत्तर प्रदेश के साथ बनाता है, एंड सोन जो है वो झारखंड के। नेक्स्ट ऑप्शन कोसी एंड कमला। कोसी और कमला ये तो किसी के साथ बनाती नहीं है, वो डायरेक्ट क्या होती है, इंटर करती है बिहार में, ठीक है, तो ये नहीं होगा। घाघरा एंड बागमती घाघरा तो बनाती है बाउंड्री विथ उत्तर प्रदेश, बट बागमती जो है वो नहीं बनाती, बागमती नहीं बनाती, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगेन गंडक, गंडक भी है तो वो क्या होता है, उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाती है, बट क्यूल जो है वो नहीं बनाती। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि विच पेयर इज नॉट मेकिंग बॉर्डर, तो ऑप्शन वुड बी, करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी, सी एंड डी। तो फाइनली ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट, मोर देन वन, ई ऑप्शन विल बी करेक्ट मोर देन वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। कुशेश्वर स्थान जो पक्षी अभ्यारण्य है वो बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, तो ऑप्शन वुड बी द दरभंगा। अब हम लोग थोड़ा जल्दी देखेंगे कुछ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज ऑब्जर्व्ड हाईएस्ट ग्रोथ इन फॉरेस्ट कवर, तो नाइदर नालंदा, नॉट जमुई, नॉट गया, नॉट रोहतास, इट इज बांका। काफी इजी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने जानबूझकर यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया ताकि आप इसको रिकॉल करें, याद रखें, और इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ठीक है, नन ऑफ द अबव होगा इसका आंसर, ऑप्शन ई। रूर, द रूर इज ए लार्ज कोल फील्ड लोकेटेड इन, कंट्री का नाम है, आप उसको बताना किस कंट्री में लोकेटेड है रूर। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से पिक किया गया है, ठीक है, और आप इसमें ना तो यूक्रेन का पार्ट है, ना ही रशिया का, ना ही स्लोवाकिया का, ना ही ऑस्ट्रिया का, इट इज पार्ट ऑफ जर्मनी। काफी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, इसलिए जानबूझकर यहाँ पर ऑप्शंस में नाम नहीं दिया गया ताकि आप एक्चुअली में इसको याद करें, और अगर आपको नहीं भी पता है तो आज इसे याद कर लिया होगा, ठीक है। ऑप्शन इज नॉन ऑफ द अबव। व्हाट इज द ग्रोटो ऑफ लोमास ऋषि सिचुएटेड, ठीक है, लोमास ऋषि की गुफा जो है कहाँ स्थित, किस हिल में स्थित है, तो ये है नागार्जुनी हिल, नॉट ब्रह्मयोनी हिल, ये गया में है, ब्रह्मयोनी हिल। नागार्जुनी हिल जहानाबाद में है। ब्रह्मगिरी हिल ये आपको आई थिंक कर्नाटका में है, ब्रह्मगिरी हिल से ही कावेरी रिवर निकलती है, ठीक है। तो कर्णपुरी हिल्स ऐसा कोई हिल नहीं है, मैंने बस ऐसे ही कंफ्यूज के लिए ये ऑप्शन डाला था, गलत। ऑप्शंस B is the correct one. 95 in the terms of availability of resources which state of India has maximum gold reserve, इसका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, राजस्थान, नो, कर्नाटका, नो। कर्नाटका क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स की बात किया है, प्रोडक्शंस की बात नहीं किया है, तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर वुड बी द बिहार, ठीक है, नॉन ऑफ द अबव, ई ऑप्शन, तेलंगाना नहीं, बिहार वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, डाटा लोकलाइजेशन इज storing of the data on device physically present within the border of country where data was generated. This policy is formulated by, डेटा स्थानांतरण देश की सीमाओं के भीतर भौतिक रूप से मौजूद डिवाइस पर डेटा का भंडारण करना है जहां डेटा उत्पन्न किया गया था। इस नीति को किसके द्वारा तैयार किया गया था? दिस पॉलिसी वाज इनिशियली फॉर्मुलेटेड बाय, इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई, ठीक है, इट्स आरबीआई। अप्रैल 2016 में आरबीआई ने क्या किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था एज ए पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है, तो पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना, और आरबीआई ने इसको मैंडेट किया है डाटा लोकलाइजेशंस को फॉर व्हाट, फॉर पेमेंट सर्विसेज, जो पेमेंट सर्विसेज हैं उसके लिए इसको मैंडेटरी कर दिया डाटा लोकलाइजेशन पॉलिसी, क्योंकि देखिए अब व्हाट्सएप वगैरह हो गया, व्हाट्सएप भी अब क्या था पेमेंट सिस्टम को अडॉप्ट किए हुए हैं, डिफरेंट है, पेटीएम वगैरह भी है, इवन दो आपको फोन पे वगैरह, ये सारे जो ऐप हैं ये सोशल मीडिया ऐप हैं और कम्युनिकेशंस के लिए जनरली यूज होते हैं, बट वो पेमेंट सिस्टम की तरह भी मूव कर चुके हैं। तो इसके लिए आरबीआई का ये मैंडेट है, ये इंस्ट्रक्शंस है कि आप जो डाटा जनरेट हो रहा है यहाँ पर इंडिया में, उस डाटा को आप इंडिया में ही स्टोर करके रखें, ठीक है, इसी को डाटा लोकलाइजेशंस कहते हैं, ठीक है। वो फिजिकली प्रेजेंट कहाँ होना चाहिए, इंडिया के बॉर्डर के अंदर ही प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैच करने से लेकर है, कमेटी है और उसके जो किस वजह से कमेटी को फॉर्म किया गया था ये रीजन दिया हुआ, आपको मैच करना है, करेक्ट मैच, ठीक है। तो पारेख कमेटी को 2012 में सेटअप किया गया था, ठीक है, 2012 में, है ना, और ये क्या किस लिए किया गया था, इनको किया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए, ठीक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए इनको पारेख कमेटी को सेटअप किया गया था। अलाग कमेटी 1979, ठीक है, ये 1979 में इन्हें सेटअप किया गया था। क्यों किया गया था फॉर द पर्पस ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन, है ना, पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए अलाग कमेटी को 1979 में एस्टेब्लिश किया गया। केलकर कमेटी इज रिलेटेड टू द इवैल्यूएशंस ऑफ पीपीपी मॉडल इन इंडिया, ठीक है, पीपीपी मॉडल का इवैल्यूएशंस करने के लिए इंडिया में केलकर कमेटी की स्थापना की गई थी। ये कब किया गया था, ये 2015 के यूनियन बजट में किया गया था, 2015 के यूनियन बजट, ठीक है, आप याद रखेंगे यूनियन बजट में इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी उसी समय। नेक्स्ट ऑप्शन इज राजा जेचेलिया कमेटी,
ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये इनकी जो एस्टेब्लिशमेंट की गई थी वो थी 1991 में, जब एलपीजी रिफॉर्म लिया जा रहा था उसी समय। ठीक है, तो टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड। करेक्ट आंसर हियर वुड बी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फाइनेंस कमीशन किस तरह की बॉडी है, ये पूछ रहा है। फाइनेंस कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी है? नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और प्रेसिडेंट के डायरेक्शन से इसे स्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, और ये एडवाइजरी बॉडी है? यस। क्वासी जुडिशरी बॉडी है? यस। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? नहीं। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड स्टेचुटरी टाइप हो गई, एग्जीक्यूटिव बॉडीज हो गई, ये सब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंतर्गत आते हैं। तो फाइनेंस कमीशन जो है एडवाइजरी बॉडी है और क्वासी जुडिशरी बॉडी। बी सी वुड बी द करेक्ट आंसर। अल्टीमेटली ई वुड बी बिकम द फाइनल आंसर। मोर देन वन, ई विल बी द आंसर। ठीक है, मोर देन वन। 99 नंबर क्वेश्चन। पीएलआई स्कीम मतलब प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम इज नॉट लॉन्च फॉर विच सेक्टर। देखो पीएलआई जो स्कीम्स है, जैसे कि नाम से ही सजेस्ट हो जा रहा है कि गवर्नमेंट उन सारे सेक्टर को इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है जो इन सारे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन अधिक मात्रा में कर रही है। ठीक है, जितने ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करेगी गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव उसी मात्रा में ज्यादा देगी। इंसेंटिव्स मतलब आपको टैक्स कंसेशन दे सकती है। अगर आप कोई प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हैं तो कहीं अगर आपको कोई फैक्ट्री सेटअप करना है तो उसके लिए आपको जमीन प्रोवाइड कर सकती है। टैक्स कंसेशन की बात तो कर ही दी मैंने। आपको आपके रेट्स जो होंगे या फिर जो भी चीज़ें होंगी वो कम दाम पर ही आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। रॉ मटेरियल को अवेलेबिलिटी में जो भी टैक्स इम्पोज किए जाएंगे वो थोड़े से कम होंगे। तो इस तरह के इंसेंटिव्स जो गवर्नमेंट देगी उसी को प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स कहते हैं। बट वो क्या होगा, प्रोडक्शन से लिंक्ड होगा। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतनी ज़्यादा इंसेंटिव्स आपको मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस क्वेश्चन है कि कौन सा सेक्टर इनमें से जो है उसको पीएलआई स्कीम्स के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, हम लोग देखते हैं ड्रोन्स है। रिसेंटली इसी साल के यूनियन बजट में इसको इंक्लूड किया गया है। ये 14th नंबर सेक्टर है रिसेंटली। तो रिसेंटली ये ऐड किया गया ड्रोन सेक्टर। ये भी है फूड प्रोसेसिंग और ये ऑलरेडी है। ऑटोमोबाइल्स ये ऑलरेडी है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ये ऑलरेडी है। ऑल आर करेक्ट। और क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट लॉन्च, तो आंसर वुड बी नन ऑफ द अबव, ई आंसर। अच्छा, एक चीज और इन्फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ। 15th सेक्टर जो अभी इंक्लूड करने का प्रयास चल रहा है। ठीक है, 15th नंबर का सेक्टर वो है आपको 5G वुड बी द 15th सेक्टर। ठीक है ना, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर, शतक की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट प्लान स्ट्रेस मोर ऑन द एग्रीकल्चर इन व्यू ऑफ लार्ज स्केल इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन। ठीक है, अब ये 5 ईयर प्लान पे क्वेश्चन एक मैंने दिया है। 5 ईयर प्लान में जो पहला जो है वो कह रहा है कि पहली योजना में खाद्यान्नों के बड़े पैमाने पर आयात को ध्यान रखता कृषि पर अधिक जोर दिया गया था। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो ज्यादा स्ट्रेस दिया गया था किस पे, एग्रीकल्चर। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट जो है सेकंड प्लान मेक्स मेजर स्ट्रेस ऑन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री। बिल्कुल सही बात है ना। थर्ड है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द 8 5 ईयर प्लान। नहीं, गलत। 8 5 ईयर में नहीं, 11th 5 ईयर प्लान में जो है इंक्लूसिव ग्रोथ का कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था 11th 5 ईयर प्लान में। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और भी। तो पहला जो फर्स्ट ईयर प्लान जो आया था वो किस पे बेस्ड था, किस मॉडल बेस्ड था, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर बेस्ड था। ठीक है, कब से कब लाया गया था, ये लगाया गया था हुआ था 1951 से 56 के बीच में फर्स्ट 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया था। सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 टू 61 किस पे बेस्ड था, तो ये बेस्ड था PS महलनोबिस मॉडल पे बेस्ड। ठीक है, प्रशांत चंद्र महलनोबिस जी के मॉडल पे बेस्ड था, है ना। ये चीज एक्स्ट्रा पॉइंट था, सो मैंने सोचा कि आपको बता दूं और ऐसे भी आप जान ही रहे होंगे इन सारे पॉइंट्स। तो करेक्ट आंसर वुड बी बी। ठीक, बी 1 और 2, थर्ड नहीं है, थर्ड। ठीक है,